कैसे हो बच्चों? आज हम पढ़ने जा रहे हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, है ना। हमको हमारी कोशिश क्या रहेगी कि स्पेसिफिकली बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हैं तो जल्दी जल्दी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करते हुए चले, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। और जिन चीज़ों पे तुम्हें ज़्यादा प्रॉब्लम होती होगी इस चैप्टर में, उन चीज़ों पे थोड़ा ज़्यादा फोकस, और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस। तो बिना किसी डिले किए शुरू करते हैं ना। तो एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, अब तक तुमने 8th क्लास में क्या पढ़ा होगा कि एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में एसिड का टेस्ट होता है सावर, और बेस का टेस्ट होता है बिटर, है ना। सोप सोप जैसे बेस है तो बिटर टेस्ट है, और थोड़ा सा सोपी टेक्सचर होता है बेसिस का। वही एसिड्स जैसे जितने भी तुमने एसिड सुने होंगे अब तक, कार्बोनिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, है ना, लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड हो गया, ये सारे का सबका टेस्ट कैसा होगा? सावर, है ना। तो सिट्रस फ्रूट जितने भी उनमें सब में एसिड होगा। ठीक है, इतना अभी तक तुमने पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा होगा। तो जल्दी से 10th के लिए क्या इंपॉर्टेंट है उसको गो थ्रू करते हैं, है ना। सो वी विल फर्स्ट स्टार्ट विद इंडिकेटर्स। अब जैसे तुम्हें स्क्रीन पे दिखा होगा, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर्स दैट वी हैव हर्ड ऑफ इज लिटमस पेपर। ठीक है, तो हमको 10th के हिसाब से ध्यान क्या रखना है? हमको ये ध्यान रखना है लिटमस पेपर बनता किसका है। ठीक है, अब लिटमस पेपर बनता किसका है? लाइकन। ठीक है, क्या है? एक प्लांट है थैलोफाइटा किंगडम का। दूसरा, अब एसिड क्या करता है? लिटमस को ब्लू से रेड में कन्वर्ट करता है, और बेस रेड से ब्लू में। अब बहुत से बच्चों को ये कन्फ्यूजन हो जाता है कई बार कि एसिड में कौन किससे किस में चेंज होता है, बेस से किस में चेंज होता है। तो एक छोटी सी ट्रिक देता हूँ, क्या याद रखना? BRB याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? BRB बोलते हैं ना, बी राइट बैक, है ना। क्या याद रखेंगे? BRB, बी राइट बैक। ठीक है, BRB का मतलब क्या है? बेस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, BRB याद रखेंगे। दूसरा इंडिकेटर क्या है? टर्मरिक इज आवर सेकंड इंडिकेटर, है ना। जैसे अब इसके बारे में क्वेश्चन क्या आता है कि कपड़े, कुछ कपड़ों के दाग जो होते हैं वो धोने के बाद येलोइश कलर के क्यों, येलोइश ब्राउन कलर के क्यों हो जाते हैं? तो रीजन इज टर्मरिक, है ना। अपने खाने में, अपनी ग्रेवीज में हल्दी यूज होती है ना। हल्दी इज ए नेचुरल इंडिकेटर। एसिड्स की प्रेजेंस में कुछ नहीं चेंज होगा, लेकिन बेस की प्रेजेंस में क्या होगा? इनका कलर चेंज हो जाएगा रेडिश ब्राउन कलर में, है ना। और ज्यादा धोगे तो येलोइश ब्राउन दिखने लगेगा। तो टर्मरिक इज अवर नेचुरल इंडिकेटर। और कुछ इंडिकेटर्स हमारे पास जिन्हें हम कहते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स ना। अब जनरली इंडिकेटर क्या है कि हमें जब भी किसी चीज में ऑब्जर्वेशन करना है, जैसे पिछले चैप्टर में हमने देखा कि केमिकल रिएक्शंस को कैसे ऑब्जर्व करें, तो उसमें हमने किस चीज का यूज किया था? अपने सेंसेस का यूज किया था, है ना। सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ टच, एक्सोथर्मिक, सेंस ऑफ साइट, इवोल्यूशन ऑफ गैस, है ना। ऐसे यहाँ पे भी क्या है, हम जो भी इंडिकेटर्स है कुछ ना कुछ इंडिकेट किसी ना किसी अपने सेंसेस से होने देखेंगे क्या इंडिकेट करता है। जैसे यहाँ पे हमने कौन सा सेंस यूज किया? सेंस ऑफ साइट, देख के बताया। यहाँ पे हम कौन सा यूज कर रहे हैं? सेंस ऑफ स्मेल, ऑल्फैक्टरी, है ना। ऑल्फैक्टरी का ऑर्गन का अगर कोई बोले ऑल्फैक्टरी ऑर्गन क्या होता है, तो इट मींस योर नोज, है ना। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या है? जिससे हम स्मेल से पता लगाएं। जैसे ऑनियन, क्लॉव, दिस इज वनीला फ्लावर, है ना। तो दीज आर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स एंड आल्सो नेचुरल इंडिकेटर्स। अब ये क्या करते हैं? ये बेसिस की प्रेजेंस में अपनी स्मेल लूज कर देते हैं। ये बेसिस की प्रेजेंस में अपनी स्मेल लूज कर देते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर रिमेन्स इन एसिडिक, एसिडिक में कोई चेंज नहीं होगा, और बेसिस की प्रेजेंस में ऑर्डर डिस्ट्रॉइड, है ना। ठीक है, फिर ऐसे ही कुछ और इंडिकेटर्स हैं जिन्हें हम बोलते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स का मतलब क्या है? इनको सिंथेसाइज किया जाता है लैब में, या फिर ये कह सकते हो कि ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, इनको नेचुरली नहीं ऑब्टेन किया जाता। तो वन ऑफ देम इज मिथाइल ऑरेंज। अब नाम से तुम्हें दिख रहा है मिथाइल, फोर्थ चैप्टर में पढ़ोगे मिथाइल क्या होता है, एंड ऑरेंज। अब इसका नेचुरली कलर क्या है? जब ये न्यूट्रल न्यूट्रल में होगा तो ऑरेंज। जैसे ही इसको बेस की तरफ ले जाओगे, इसे बेस में मिलाओगे, तो इसके साथ क्या होगा? अब यही यही कलर जो है वो लाइटन हो जाएगा। ऑरेंज को लाइट करोगे तो क्या हो जाएगा? येलो। और इसे अगर एसिड में मिलाते हो तो यही कलर डार्कन हो जाएगा। ऑरेंज का डार्क वर्जन क्या है? रेड। ठीक है, तो मिथाइल ऑरेंज
इसकी जब कलर ट्रांजिशन रेंज होती है, CTR बोलते हैं हम, कलर ट्रांजिशन रेंज, है ना, जब ये बीच में है, ना एसिडिक में है ना बेस में है, तब इसका कलर होता है ऑरेंज, ठीक है। और जैसे इसे बेस की तरफ ले जाओगे तो ये हल्का कलर हो जाएगा, मतलब येलो हो जाएगा, और एसिडिक की तरफ ले जाओगे तो डार्क कलर हो जाएगा, मतलब रेड कलर हो जाएगा। नेक्स्ट इज फिनोफ्थिलीन। फिनोफ्थिलीन क्या करता है, ये पिंक कलर शो करता है, किसमें, बेस में। और एसिड में ये कैसा रहेगा, कलरलेस। एसिड में ये रहेगा कलरलेस, ठीक है। तो इतना क्लियर है। सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, है ना, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, और फिनोफ्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है कि किन किन सब्सटेंसेस के साथ ये कैसा केमिकल रिएक्शन करते हैं, ठीक है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस में पहली रिएक्शन है मेटल्स के साथ। ऐसे मेटल्स में जाओगे तो मेटल्स में रिएक्शन आएगी एसिड के साथ, ठीक है। तो एसिड बेस एंड मेटल नॉन मेटल, इन दोनों चैप्टर को अलग अलग नहीं देखना है, सेम ही देखना है, ठीक है। एक ही चीज के दो पार्ट है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड बेस में तुम मेटल्स रिएक्ट करके देखोगे, और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल नॉन मेटल में तुम एसिड बेस रिएक्ट करके देखोगे। तो फर्स्ट हमारी केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद मेटल्स। अब रिएक्शन विद मेटल्स में हम क्या कर रहे हैं, देखो जैसे एक्टिविटी दी हुई है एनसीईआरटी में, एक्टिविटीज में क्या, एक्टिविटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, हाँ। एक्टिविटीज इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कई बार तो ऐसे क्वेश्चन आ जाता है एक्टिविटी करके दिखाओ, है ना। कुछ क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि एक्टिविटी की ऑब्जर्वेशंस पूछता है, एक्टिविटी दे देगा, उसके ऑब्जर्वेशंस पूछेगा, और कुछ पे क्या होगा, ये रिएक्शंस पूछेगा, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज हम फर्स्ट चीज क्या देखेंगे, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल्स, ठीक है। अब इस रिएक्शन में क्या हुआ है, देखो हमने लिया है जिंक मेटल, और जिंक मेटल को डाला है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में, जिंक को डाला है हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में, ठीक है। तो अगर इसकी रिएक्शन लिखनी है तो कैसे लिखोगे, जिंक प्लस H2SO4, जिंक प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब तुम्हें अगर याद नहीं रहता है कि क्या होगा इस रिएक्शन में, अब तुम्हें याद नहीं रहता तो क्या याद रखना है, रिएक्टिविटी सीरीज याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है 10th क्लास में रिएक्शंस के लिए। रिएक्टिविटी सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। रिएक्टिविटी सीरीज क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसे तुम रिएक्टिविटी सीरीज देखोगे, है ना, पहले भी दिखाई थी के, ना, का, मजाल, जीत। अब जीत में जेड क्या है, जिंक, आई से है आयरन, और टी से है टिन, जीत ले लेड, फिर कप से क्यूप्रम, या फिर कह सकते हो कॉपर, है ना। उसके बाद बाकी जो सिल्वर गोल्ड वगैरह है। अब इस सीरीज में तुम अगर देखोगे तो हमने बीच में प्लेस किया था हाइड्रोजन को एंड कार्बन को, जैसे यहां पे रिएक्टिविटी में आता है कार्बन, और यहां पे तुम्हारा रिएक्टिविटी में आता है हाइड्रोजन, ठीक है। अगर रिएक्टिविटी सीरीज में कार्बन और हाइड्रोजन प्लेस करोगे तो एल्यूमिनियम के नीचे आता है कार्बन, और लेड के नीचे आता है हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के ऊपर रिएक्टिविटी में आ रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, जिंक विल रिप्लेस हाइड्रोजन, ऐसे याद रखना है। रिएक्टिविटी में सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर जो भी है वो उसे रिप्लेस कर सकता है, ठीक है। तो जिंक को रिप्लेस किया जाएगा, जिंक रिप्लेस करेगा हाइड्रोजन को, तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये क्या हुआ, इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो क्या याद रखना है, इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। और दूसरी चीज क्या याद रखोगे कि हमें सॉल्ट मिलेगा, ठीक है, ठीक है, दिस इज सॉल्ट ऑफ जिंक एंड सल्फेट। नेक्स्ट हमें करना है रिएक्शन ऑफ बेसिस विद नॉन मेटल्स, है ना। अब रिएक्शन ऑफ बेसिस विद नॉन मेटल्स में क्या याद रखना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन जिंक के साथ। अब ज्यादा रिएक्टिव कौन है, ऑब्वियसली सोडियम, ठीक है। क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट, इसको बहुत जरूरी है याद रखना, सोडियम जिंकेट। अब जिंकेट को तुम्हें याद रखना है तो दिस इज जिंकेट, ZnO2
2 माइनस, दिस इज जिंकेट, है ना। तो और इसके साथ अगर सोडियम का क्रिस क्रॉस कराओगे तो बनेगा सोडियम जिंकेट, तो सोडियम जिंकेट याद रखना है, ठीक है। दिस इज सॉल्ट ऑफ सोडियम एंड जिंक, ठीक है। वैसे ही दूसरा एक NaOH को अगर एल्यूमिनियम से रिएक्ट कराते हो, NaOH प्लस एल्यूमिनियम, तो तुम्हें मिलता है सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट। एल्यूमिनेट आयन कौन सा है? Al O2 माइनस, ठीक है। दिस इज एल्यूमिनेट, क्या बोलते हैं? एल्यूमिनेट, ठीक है। और साथ में क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो एल्यूमिनेट आयन याद रखना है और जिंकेट आयन याद रखना है, ठीक है। अब उसके बाद ये जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है ना, इसका आइडेंटिफाइंग एक्सपेरिमेंट क्या होता है? H2 गैस अगर आइडेंटिफाई करनी हो तो पॉपिंग साउंड्स आएंगे। पॉपिंग साउंड, हाइड्रोजन इज अ वेरी गुड फ्यूल, है ना। तो क्या करोगे, अगर गैस के आगे कुछ भी बर्निंग सब्सटेंस लेकर आओगे, बर्निंग स्पिंटर लेकर आओगे, तो एक छोटा सा पॉपिंग साउंड आएगा ना हर बबल से। हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस विद मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। अब मेटल कार्बोनेट्स क्या होते हैं? तो मेटल के सॉल्ट्स विद CO3 2 माइनस आयन, और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स क्या होते हैं? मेटल के सॉल्ट्स विद HCO3 माइनस, ठीक है। अब ये भी रिएक्शन कैसी है? दिस इज आल्सो ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है। कैसे? देखो, एसिड, इसका रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट से, है ना। एसिड का रिएक्शन सोडियम, अब सोडियम क्या करेगा? हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, क्या बनाएगा? NaCl, सॉल्ट, है ना। अब सॉल्ट के अलावा क्या बचना चाहिए था? हमें बस मिलना चाहिए था H2CO3, हमें मिलना था H2CO3, बट दिस इज वेरी अनस्टेबल, है ना। H2CO3 इतना स्टेबल होता नहीं, तो ये कन्वर्ट हो गया H2O प्लस CO2 में, H2O प्लस CO2 में। तो तुम जब भी रिएक्शन लिखते हो तो दोनों लिख सकते हो, है ना। H2CO3 भी लिख सकते हो और H2O प्लस CO2 भी लिख सकते हो, और सॉल्ट। तो क्या बने, हमें क्या ध्यान रखना है? मेटल जब भी कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट बनाएंगे, H2O बनाएंगे और CO2 बनाएंगे। सिमिलरली जैसे तुम अगर रिएक्ट करते हो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट से एसिड को, क्या मिलता है हमें? NaCl, साथ में H2O और CO2, और H2CO3 भी लिख सकते हो इन दोनों की जगह कॉमन, ठीक है। अब CO2 तो निकली, अब हमें और दूसरी चीज क्या करनी है? अब CO2 को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है कि गैस CO2 है ना। उसके लिए भी हमारे पास एक्सपेरिमेंट है। हम क्या करते हैं, जो भी गैस निकल रही है उसे हम पास करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से, जो भी गैस निकल रही है उसको पास करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से गैस को पास करोगे तो क्या होगा, है ना। यहाँ पे ऑब्जर्व करो, जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से CO2 गैस पास करेंगे तो हमें मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट, हमें मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट साथ में वाटर, ठीक है। अब दिस कैल्शियम कार्बोनेट इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, ज्यादा क्वांटिटी में कैल्शियम कार्बोनेट इज नॉट सॉल्युबल, है ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, तो क्या हुआ? हमने क्या स्टेटमेंट पढ़ा होगा कि CO2 टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, यही है लाइम वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज लाइम वाटर, नींबू पानी नहीं है भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। लाइम वाटर का मतलब नींबू पानी नहीं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। CO2 के साथ रिएक्शन CaCO3, यही है, यही जो है हमें हमारे लाइम वाटर को मिल्की टेक्सचर देगा, और H2O, और ज्यादा CO2 इसी में पास करते रहोगे तो क्या होगा? ये CaCO3 क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, CaCO3 बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये क्या होगा? पानी में सॉल्युबल, तो क्या हो जाएगा? एक्सेस गैस पास करोगे तो प्रेसिपिटेट डिसॉल्व्स, एक्सेस गैस पास करोगे तो
precipitate dissolves. This is identifying experiment for CO2 है ना. CO2 अगर आइडेंटिफाई करना हो तो आइडेंटिफाइंग टेस्ट फॉर CO2. नेक्स्ट तुम्हारी सबसे फेवरेट रिएक्शन, ये सबसे फेवरेट सर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पे क्वेश्चन आते हैं, बहुत बढ़िया है ना. देख लो वही क्वेश्चन क्या होता है. अब इसमें भी क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अगर तुम्हें ध्यान रखना है क्या है, दिस इज एक्चुअली डबल डिस्प्लेसमेंट. दिस इज एक्चुअली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे कि फॉर एग्जांपल ये तो सबसे फेवरेट होगा तुम्हारा, सर NaOH का रिएक्शन करा था HCl से. तो NaOH का जब रिएक्शन, NaOH के अंदर कौन कौन से आयन्स है, Na प्लस एंड OH माइनस. सिमिलरली HCl में H प्लस एंड Cl माइनस है ना. अब इसमें हमें क्या करना है, एक्सचेंज कराना है. क्या एक्सचेंज होगा, इसका कैटायन इसके एनायन के साथ क्या बना, NaCl, और इसका कैटायन इसके एनायन के साथ H प्लस और OH माइनस मिलके क्या बना, वाटर. तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज नथिंग बट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. गौर से देखोगे तो दिखेगा, रटोगे तो जिंदगी में भी नहीं दिखेगा. ठीक है. अब कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट्स आइडेंटिफाइंग टेस्ट. NaOH के अंदर फिनोफ्थिलीन मिलाओगे है ना. हम तुमने स्टार्टिंग में क्या लिया, NaOH फिनोफ्थिलीन मिलाया, क्या कलर आएगा, पिंक. पिंक कलर आएगा. फिर क्या करोगे, अब इसी सॉल्यूशन में क्या करो, और एसिड मिला दो है ना. इसी सॉल्यूशन में और एसिड मिलाओगे. एसिड मिलाओगे तो क्या होगा, इसके अंदर जो NaOH था वो न्यूट्रलाइज होगा. NaOH में HCl मान लो मिलाया तो ये न्यूट्रलाइज होगा, तो वो पिंक कलर क्या होगा, वापस ये न्यूट्रल हो गया. अब पिंक कलर वापस क्या हो जाएगा, कलरलेस. फिर क्या करो, इसमें और NaOH मिला दो. अब और NaOH मिलाओगे तो क्या होगा, ये वापस बेसिक हो जाएगा, फिनोफ्थिलीन वापस अपना कलर दे देगा पिंक. ठीक है. तो ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ है. तो तुमने देखा क्या कि बेस डाला, बेस में तुमने एसिड मिलाया तो एसिड ने बेस को काट दिया, या फिर कह सकते हो एसिड ने बेस को न्यूट्रलाइज कर दिया. फिर वापस बेस डाला तो फिर वो वापस पिंक हो गया. तो इसीलिए एसिड क्या करता है, एसिड बेस की प्रॉपर्टीज को काटता है और बेस एसिड की प्रॉपर्टीज को काटता है. दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं, इसलिए हमने क्या नाम दिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ना. हाँ, अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स एंड नॉन मेटल ऑक्साइड्स. ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज. अब दिस इज द एक्चुअल स्लाइड दैट कनेक्ट्स बोथ चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 है ना. जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या कहना चाहता है, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर बोल रहा है. ये बोल रहा है मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर का मतलब क्या है कि कभी भी किसी मेटल ऑक्साइड को, फॉर एग्जांपल Na2O है ना, अगर मैं इसको H2O के साथ मिलाऊं तो हमें ऑब्टेन होगा NaOH का एक्वस सॉल्यूशन है ना. दिस इज एक्चुअली ए बेस. और इसको मैं अगर HCl के साथ मिलाऊं तो मुझे क्या मिल दिखेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सॉल्ट प्लस वाटर. क्या दिखेगा मुझे, सॉल्ट प्लस वाटर. अब हमें किस पे फोकस करना है, हमारी बुक में एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है कॉपर ऑक्साइड का. कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन विद डाइल्यूट HCl. हाँ, कॉपर ऑक्साइड का नेचर क्या है, मेटल है, मेटल का ऑक्साइड है, तो दिस इज बेसिक इन नेचर. इसको रिएक्ट करा रहे हो तुम एसिड के साथ, क्या दिखेगा, न्यूट्रलाइजेशन, सॉल्ट. इसका कैटायन उसके एनायन के साथ और वाटर. तो मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड, सॉल्ट प्लस वाटर. क्यों, क्योंकि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. सिमिलरली ऐसे ही तुम नॉन मेटल ऑक्साइड्स की तरफ जाते हो तो नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर. क्यों कह रहे हैं, जैसे अगर नॉन मेटल ऑक्साइड्स को बेस के साथ मिला, नॉन मेटल ऑक्साइड्स को, ये हमारा नॉन मेटल ऑक्साइड हो गया CO2, नॉन मेटल ऑक्साइड हो गया एसिडिक इन नेचर. इसको तुमने मिलाया बेस के साथ, इसको हमने मिलाया बेस के साथ, क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर.
सॉल्ट कैसे निकालोगे? अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और CO2 का सॉल्ट क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट। ये लाइम वाटर वाला ही तो है, अभी तो क्या लाइम वाटर वाला प्लस H2O। ठीक है, तो मेटल क्या याद रखना है? मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर एंड नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, ये याद रखना है ना, बहुत जरूरी है। चलो भाई क्वेश्चंस पे आते हैं, है ना। पिछले क्लास में जो सीखा था याद रखेंगे, क्वेश्चंस ध्यान से पढ़ेंगे, है ना, बहुत ध्यान से। जितनी चीजें पूछ रहा है उतनी चीजें चुपचाप बताएंगे, और जितना हो सकेगा खुला खुला लिखेंगे। जब क्वेश्चन में 4 पार्ट्स है तो चारों पार्ट्स अलग अलग दिखने चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या है ये, किस पे फोकस करना है? एसिड पे, विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? बेस। फिर यहाँ पे दिया हुआ है मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो यहाँ पे भी एक एसिड। इधर क्या दिया हुआ है? मेटल ऑक्साइड, दिस इज बेस। फिर कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है? नॉन मेटल, नॉन मेटल ऑक्साइड है, तो दिस इज एसिड, एसिडिक इन नेचर। फिर दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज बेसिक इन नेचर। तो ये सारे क्या है? एसिड बेस रिएक्शंस है। तो क्या बनेगा? सॉल्ट एंड वाटर इज फॉर्म्ड, हाँ सर। फिर भी श्योर होने के लिए सारे ऑप्शंस पढ़ लो। न्यूट्रल सॉल्ट्स आर फॉर्म, जरूरी थोड़ी है न्यूट्रल सॉल्ट बने, एसिडिक सॉल्ट बेसिक सॉल्ट भी बन सकता है। हाइड्रोजन गैसेस फॉर्म, नहीं सर सॉल्ट एंड वाटर बनता है। एसिडिक सॉल्ट, ये भी जरूरी नहीं है, ठीक है। ये 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 आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी 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 जल्दी, इतना टाइम थोड़ी होगा पेपर में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे ज्यादा टाइम नहीं देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट केमिकल इक्वेशंस टू शो दैट व्हाट हैपेंस व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद ए मेटल। एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ क्या कर रहा है? सबसे पहले एसिड प्लस मेटल क्या होगा? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी और सॉल्ट निकलेगा, है ना। तो यहाँ पे तुम इस फॉर्म में भी लिख सकते हो ना, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ, ठीक है, मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ बोला हुआ है, तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। या फिर ये फॉर्म भी बुरी नहीं है, मेटल प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस H2 गैस, या ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। और फिर इसको लिखने के बाद क्या करूं? एग्जाम्पल में शो कर दूं ये चीजें, है ना, इससे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। सही बताऊं तो डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, वो लिखोगे तो थोड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, आता है तो लिख दो, नहीं आता है तो फिर क्या, सबसे सिंपल सिंपल वाले रिएक्शन लिख लो। सिमिलरली अब तुम बेस का रिएक्शन करोगे, बेस एंड एसिड, तो ये हमें क्या बोल रहा है? न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए कोई सी भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर दो, ठीक है। फिर ये तीसरा कह रहा है रिएक्शन ऑफ एसिड विद कार्बोनेट, तो ये हमें क्या निकाल, क्या बनाने के लिए कह रहा है कि सॉल्ट बना दो प्लस CO2 बना दो प्लस H2O बना दो। हमने किसका एग्जांपल देखा था, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट वाला एग्जांपल देखा है, ठीक है। क्या कर सकते हो? कोई भी मेटल कार्बोनेट ले लो, जैसे यहाँ पे Na2CO3 लिया हुआ है, तुम K2CO3 ले लो प्लस एसिड HCl ले लिया, ठीक है। तो क्या बनेगा? इसका कैटायन उसके एनायन के साथ KCl प्लस H2O, या तो H2CO3 पूरा लिख दो, या फिर H2O प्लस CO2, ठीक है। तो क्या करना है? मैं तीन चीजें पूछी हैं, राइट द नेम ऑफ द मेन प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन ईच केस, तो तीनों में लिखना है। मेन प्रोडक्ट सॉल्ट, न्यूट्रलाइजेशन में भी सॉल्ट, और इसमें भी मेन प्रोडक्ट सॉल्ट, ठीक है। अब सबसे जरूरी बात क्या है, इससे ये जो नीचे दिया हुआ है राइट द नेम ऑफ द मेन प्रोडक्ट फॉर्म्ड, ये नहीं लिखोगे तो नंबर कटेंगे,
अगर तुमने कहीं पे भी सॉल्ट वर्ड नहीं लिखा तो नंबर कटेंगे। इसलिए मैं क्या बोल रहा था कि ऐसे लिखोगे तो इंप्रेशन भी अच्छा पड़ेगा और तुमने लिख भी दिया सॉल्ट बन रहा है, ठीक है। जैसे इसने मार्क कॉपी चेक करने वाले को दो चीजें क्या दी हुई है, एनी अदर रेलेवेंट इक्वेशन इन ऑल थ्री, है ना, कि इसके अलावा सोडियम वाली रिएक्शन के अलावा और कोई दूसरा तुमने मेटल यूज किया है ना, मेटल कार्बोनेट यूज किया तो भी चलेगा। दूसरी चीज वो क्या कह रहा है कि अब कहीं H2SO4 यूज कर लिया, HCl यूज कर लिया, तुम्हारे ऊपर है, कोई सा भी एसिड यूज कर सकते हो। उसने बस बोला है मेटल को एसिड के साथ कराना है, उसने बस बोला है बेस को एसिड के साथ कराना है, और उसने बस बोला है कार्बोनेट को एसिड के साथ कराना है, ठीक है। और देखो गिव लिखा भी हुआ है इसमें, दूसरा क्या क्या बोला, गिव मार्क्स इफ रिटन विद कार्बोनेट आयन, मतलब तुमने H2CO2 H2OCO2 की जगह अगर तुमने H2CO3 लिख दिया तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अगर H2CO3 लिख दिया तो ये भी सही है ना। तो मैं ऐसे फालतू की नहीं बात कर रहा था, प्रूफ है हमारे पास, ठीक है। कार्बोनेट आयन लिख सकते हो, H2CO3 लिखता एक्चुअली प्रूव्स कि तुम रट्टू तोता नहीं हो, तुम्हें पता है क्या हो रहा है ना। H2CO3 लिखने का यहाँ पे नेक्स्ट सबसे सिंपल चीज है ना, इसमें इतना तो एफर्ट डालना नहीं है। व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन, ये तुम्हारी बुक में चैप्टर है ना। अब इसमें कुछ कुछ एक्टिविटीज दी हुई है, तो ये एक्टिविटीज को समझना है क्या कर रहा है एक्चुअली में, क्योंकि एक्टिविटीज वो डायरेक्टली पूछ भी लेता है, ठीक है। प्रूव दैट एसिड्स एंड बेसिस हैव आर कंडक्टिव इन वाटर, है ना, ये ऐसे भी पूछ सकता है, ठीक है। तो हमारे पास एक्टिविटी क्या है, पहली एक्टिविटी कि हमें एसिड और कोई भी एसिड या बेस लेना है, पानी में डालना है। पानी में डालने का मतलब क्या, डाइल्यूट करना। तो HCl लेना है, उसको डाइल्यूट करना है, पानी में डालना है। ये दो कील लगाई, ये भी गुड कंडक्टर है। फिर हमने बैटरी कनेक्ट करी, इस स्विच को क्लोज करेंगे, ये स्विच को क्लोज करेंगे तो बल्ब ग्लो करेगा। ये क्या प्रूव करता है कि हमारा जो डाइल्यूट HCl है, या फिर कह सकते हो जब भी हम एसिड को पानी में डालते हैं तो जो भी सॉल्यूशन बनता है दैट इज कंडक्टिंग इन नेचर, ठीक है। अब ऐसा होता क्यों है ना कंडक्टिव, तो ये हमने पढ़ा होगा कि व्हेन एसिड्स आर डिसॉल्व्ड इन वाटर दे रिलीज H+ आयंस, या फिर कह सकते हो दे रिलीज हाइड्रोनियम आयंस, है ना। हाइड्रोनियम आयंस क्या होते हैं, H3O+, तो हाइड्रोजन आयन मतलब H+ आयन, है ना। और ये जनरल जब पानी में रिलीज होता है तो ये H2O के साथ मिलके बनता है H3O+, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो दोनों चीजें सही है, जब एसिड को पानी में मिलाते हो तो हाइड्रोजन आयन निकले, ये भी लिखोगे तो भी सही है, और हाइड्रोनियम आयन लिखोगे तो भी सही है। ऐसे सिमिलरली हम जब बेसिस को पानी में मिलाते हैं तो क्या रिलीज होता है, हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन मतलब OH- आयन, ठीक है। तो क्या याद रखना है, एसिड्स प्रोड्यूस H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन और बेसिस प्रोड्यूस OH- आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी अगर दो चीजों को मिलाओगे तो इलेक्ट्रिसिटी बनती है। एक तो तुम्हारे पास कोई चार्ज होना चाहिए, है ना, और दूसरी चीज उस चार्ज के पास मोबिलिटी होनी चाहिए, है ना। ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, कोई भी मूविंग चार्ज इज इलेक्ट्रिसिटी, है ना। इलेक्ट्रिसिटी क्या है कि और जैसे करंट क्या बोलते, करंट बोलता है अमाउंट ऑफ चार्ज पास थ्रू ए पॉइंट पर यूनिट टाइम, दैट इज एक्चुअली करंट, है ना। तो डेफिनेशन, करंट की डेफिनेशन में क्या दो चीजें हैं, चार्ज और मूविंग, है ना। तो किसी भी चार्ज को मोबिलिटी दे दोगे तो दैट इज एक्चुअली करंट, या फिर कह सकते हो इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे दोनों चीजें थी, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें थोड़ा देखो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है, एसिडिक सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज एसिड्स प्रोड्यूस आयंस इन वाटर। फिर दूसरी चीज ग्लूकोज एंड अल्कोहल। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। दिस इज ए कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड भी पढ़ेंगे 4th चैप्टर में, है ना। तो इनके बॉन्ड्स नहीं टूट पाते, है ना। अल्कोहल के बॉन्ड्स भी पानी में नहीं टूट पाते, मतलब H+ रिलीज नहीं कर पाएगा, OH- कुछ रिलीज नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अब एक्चुअली ये दीज आर द रिएक्शंस क्या हो रहे हैं, HCl + H2O,
है ना। इसने क्या किया, इसने H प्लस आयन रिलीज किया और वो H2O के साथ में क्या मिलके क्या बन गया, H3O प्लस, और साथ साथ में ये एनायन Cl माइनस, ये दोनों कंडक्टिविटी, ये दोनों चार्ज हैं और पानी है, पानी में मोबिलिटी हो सकती है चार्जेस की, है ना। होगा क्या कि वो बैटरी है, एक तरफ हमने पॉजिटिव टर्मिनल लगाया, एक तरफ नेगेटिव टर्मिनल लगाया है, तो सारे जितने भी नेगेटिव आयन है जैसे Cl माइनस वो किस तरफ आएंगे, इधर, और जितने भी हाइड्रोनियम आयन है H3O प्लस वो किस तरफ आएंगे, इस तरफ। ठीक है, ऐसे बेसिस के केसेस में, बेसिस को तुम पानी में मिलाओगे तो क्या बनेगा, Na प्लस एक्वस। Na प्लस एक्वस का क्या मतलब है कि सोडियम आयन इन वाटर और OH माइनस, है ना। और ये पॉइंट याद रखना है, वाटर सॉल्युबल बेसिस को क्या बोलते हैं, एल्कलाइज। वाटर सॉल्युबल बेसिस आर कॉल्ड एल्कलाइज। ठीक है, ये तो हमने देखा हुआ है। इस एक्टिविटी को ध्यान से देख रहे हैं, दिस एक्टिविटी 2.9। ये वो एक्टिविटी जो बच्चे मिस कर देते हैं, है ना। हम क्या कर रहे हैं, सोडियम क्लोराइड है, NaCl, है ना। हमेशा ऑपरेटर्स को अगर ध्यान से देखोगे तो तुम्हें एक्टिविटी अपना आप समझ में आएगी। NaCl, इसमें हम क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 मिला रहे हैं, इसमें हमने मिलाया H2SO4। ठीक है, वापस क्या होगा, वही सोडियम बहुत अच्छा रिएक्टिव, हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव, चेंज कर दो भाई, एक्सचेंज Na2SO4, इसका कैटायन, ओहो गंदी राइटिंग, छी 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 छी, इसका कैटायन इसके एनायन के साथ Na2SO4, है ना। साथ में H2 गैस रिलीज होगी एंड थोड़ा बहुत HCl का फॉर्मेशन होगा या फिर H प्लस Cl माइनस आयंस का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड को जब हम कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ मिलाएंगे तो हमें HCl गैस मिलेगी। ठीक है, HCl गैस मेनली, ये तो माइनर बहुत ही कम बनता है, H2 इसको हटा भी सकते हो वैसे। ठीक है, तो HCl गैस रिलीज हुई। अब ये एक्सपेरिमेंट हमें दो चीजें शो कर रहा है ना। इस एक्सपेरिमेंट में हमें दो चीजें क्या शो कर रही है, एक तो अब जब इस HCl गैस के पास ड्राई लिटमस पेपर लाते हो तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं आता, ड्राई लिटमस पेपर शोज नो इफेक्ट, ड्राई लिटमस पेपर शोज नो इफेक्ट, हाँ। एंड वहीं पे रेड लिटमस पेपर क्या करेगा, एसिड की प्रेजेंस में वेट लिटमस पेपर क्या होगा, ब्लू से रेड। ठीक है, तो एक तो चीज हमें ये पता चलती है कि लिटमस कैसा बिहेवियर करता है एसिड की प्रेजेंस में, ब्लू से रेड। और दूसरी चीज क्या पता चलती है कि अगर कहीं पे भी पानी नहीं है, ना तुम्हारे एसिड में पानी है, ये भी ड्राई गैस है HCl की, और ना तुम्हारे लिटमस पेपर में पानी, तो तुम्हारा कलर चेंज शो नहीं होगा। तो क्या याद रखेंगे, पानी भी जरूरी है, क्योंकि एक्चुअली डेफिनेशन क्या है, लिटमस पेपर किससे रिएक्ट करता है, H प्लस से, है ना। और H प्लस से रिएक्ट करता है तो तुम्हारी डेफिनेशन क्या है, एसिड्स आर द substances that releases H plus ions in aqueous solution, है ना। H plus ion in aqueous solution, तो H plus आयन इसके पास होगा, लेकिन कब होगा, जब ये एक्वस सॉल्यूशन में होगा। एक्वस सॉल्यूशन है, कहीं भी पानी आएगा, नहीं आया, मतलब कलर चेंज ही नहीं होगा, कलर एज इट इज रहेगा, नो इफेक्ट। ठीक है, तो ये दो चीजें ध्यान रखनी है कि ड्राई HCl गैस होगी तो लिटमस का कलर चेंज नहीं होगा, और अगर या तो HCl गैस पानी में हो, है ना, पहले पानी में पास करोगे तो अच्छी खासी सॉल्युबल होती है HCl गैस पानी में, HCl एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा, या फिर लिटमस पेपर को भिगो के रखो, है ना। अब इसी को चीज में एक और, इसी एक्टिविटी में एक और चीज है जो बच्चे इग्नोर कर देते हैं, वो नहीं करना, दैट इज ये जो बीच में तुम्हें दिख रहा है ये ट्यूब, ये फालतू में नहीं लगाई है, गार्ड ट्यूब CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड,
ये बीच में क्यों लगाया है कि जब यहाँ से HCl गैस पास हो रही हो और कोई भी मॉइस्चर हो HCl गैस में तो उसे एब्जॉर्ब कर लिया जाए। कोई भी मॉइस्चर हो HCl गैस में तो उसे एब्जॉर्ब कर लिया जाए। ठीक है, एब्जॉर्ब करने से क्या होगा, अगर एब्जॉर्ब नहीं किया तो हमेशा ये इसका भी कलर चेंज हो जाएगा, इसका भी कलर चेंज हो जाएगा, है ना, क्योंकि HCl गैस में अगर मॉइस्चर आ गया तो ये तो H+ आयन रिलीज कर ही देगा और H+ आयन रिलीज करेगा तो ये ब्लू से क्या हो जाएगा, रेड। ठीक है, तो CaCl2 क्यों लगा रहे हैं, दिस इज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। और अगर तुम इसे नहीं लगाओगे यहाँ पे तो क्या होगा, इसका भी कलर चेंज और इसका भी कलर चेंज। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, इस एक्टिविटी में 3 चीजें हैं। ठीक है, नेक्स्ट डाइल्यूशन की बात करते हैं भाई, है ना। तो एक तो ये डायग्राम जो बुक में दिया हुआ है ये ध्यान रखना है इसमें कि एसिड एंड बेसिस को पानी में मिलाते हैं तो क्या होता है, और पानी को एसिड एंड बेसिस में मिलाते हैं तो क्या होता है, दोनों चीजें याद रखनी है ना, एक चीज नहीं याद रखनी, दोनों चीजें याद रखनी है। ठीक है, और तीसरा इस डायग्राम को याद रखना है या फिर इस साइन को याद रखना है ना। तो ये साइन में तुम्हें क्या दिख रहा होगा कि टेस्ट ट्यूब से ड्रॉप्स हाथ पे गिरी तो हाथ में छेद हो गया। एक्चुअली क्या है, ये दिखा रहा है एसिड एंड बेसिस का कोरोसिव नेचर, एसिड एंड बेसिस का कोरोसिव नेचर दिखा रहा है कि जब भी कंसंट्रेटेड एसिड या बेस के साथ में तुम हो, कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो बीवेयर, कॉशन, है ना। तो ये कॉशन साइन है, जब भी तुम रेड के अंदर चीजें देखो इसका मतलब है कॉशन। ठीक है, अब ये वार्निंग साइन किसके लिए, अब दिस इज द वार्निंग साइन दैट displayed on containers containing concentrated acids and bases, कंसंट्रेटेड एसिड या बेसिस हैं तो उसके लिए पे ये वार्निंग साइन होता है। अब दूसरी चीज कि डिसॉल्व कैसे करना है एसिड एंड बेसिस को, तो दोनों चीजें देखते हैं, है ना, एक तो उस गधे को देखते हैं और इस समझदार को देखते हैं, है ना। अब वो गधा क्या कर रहा है, गधे ने क्या किया कि इसने पानी मिलाया एसिड के अंदर। अब हमने पढ़ा है एसिड के, एसिड और पानी कांटेक्ट में आएंगे तो क्या होगा, H+ आयन रिलीज होगा। ठीक है, और साथ साथ में रिएक्शन कैसी होगी, हाईली एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो इसने क्या किया, ये बहुत सारा एसिड था, बहुत सारा एसिड में सीधे पानी मिलाया, अब धीरे धीरे मिलाएगा तो भी, धीरे धीरे मिलाए तेज मिलाए दोनों केसेस में गदा आएगी, है ना। ये इसने पानी मिलाया तो क्या होगा कि जैसे इसने पानी मिलाया ये सारे के सारे H+ अलग, जैसे इसने पानी मिलाया तो H+ के अंदर जैसे हल्का सा पानी मिलाया तो सारे H+ अलग और सारे Cl- अलग, बहुत सारी हीट, बहुत सारी बहुत सारी बहुत सारी बहुत सारी हीट। अब इस बहुत सारी हीट से क्या होगा, ये बीकर गर्म होगा और बीकर टूटने के चांसेस है, तुम्हारे ऊपर एसिड गिरेगा और स्वाहा, खत्म, है ना। समझदार आदमी क्या करेगा, समझदार आदमी धीरे धीरे एसिड की छोटी छोटी बूंद धीरे धीरे पानी में डालेगा, धीरे 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 धीरे। उससे क्या फायदा है, ये जो H+ आयन बन रहे हैं, जो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, जो ये हीट रिलीज हो रही है, ये धीरे धीरे होगी, धीरे धीरे। तो उससे क्या होगा, हीट रिलीज भी हो रही है, साथ साथ में डिसिपेट भी होती रहेगी नेचर में, सराउंडिंग्स में हीट डिसिपेट भी होती रहेगी, तो ये डाइल्यूशन आराम से हो जाएगा, बीकर ज्यादा गर्म नहीं होगा, और धीरे हिलाते रहेंगे, धीरे धीरे हिलाते रहेंगे ना, और इस गधे की तरह नहीं करेंगे। तो ऑलवेज एड एसिड टू वाटर, है ना, एडिंग एसिड टू वाटर इज करेक्ट एंड एडिंग वाटर टू एसिड इज इनकरेक्ट। अब एसिड की जगह इस जगह पे बेस भी ले सकते हो। ठीक है, अब डाइल्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है, डाइल्यूशन का मतलब किसी किसी की भी चीज की, सॉल्ट की, एसिड की, बेस की कंसंट्रेशन कम करना, है ना। जैसे आप कंसंट्रेशन कम करने के लिए क्या करते हो, एडिशन ऑफ वाटर करते हैं। ठीक है, तो मिक्सिंग एसिड एंड बेसिस विद वाटर रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन आयन कंसंट्रेशन H3O+ OH- पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या है कि 1 लीटर में सॉल्यूशन में कितना सॉल्ट है या एसिड है या बेस है, उसको बोलते हैं कंसंट्रेशन। ठीक है, अब नाउ दिस इज पीएच। पीएच का मतलब क्या होता है, पीएच का मतलब है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच मींस पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब
पीएच के बारे में क्या रखना है, ये तो सबको याद रहता है कि सब 0 to 14 होता है। पीएच इज 0 to 14। अब जितना 0 की तरफ जाओगे, 7 हो गया न्यूट्रल, ठीक है, 0 पे हो गया एसिडिक, और 14 पे हो गया बेसिक, ठीक है। अब जितना 1 की तरफ जाओगे उतना एसिडिक, और जितना 14 की तरफ जाओगे उतना बेसिक। सेंटर इज आवर न्यूट्रल। एक चीज ये याद रखनी, सबको पता रहती है, फालतू में रिपीट कर रहा हूँ। दूसरी चीज क्या आती है, कलर भी याद रखने पीएच के, है ना। सर अब ये इतने सारे कलर, सर इतने सारे कलर कैसे याद होंगे? हाँ, बच्चों ने पढ़ा विबग्योर, रेनबो का कलर, वही याद रखना है, ठीक है। कैसे याद रखोगे? विबग्योर का वी उधर, आर इधर, ठीक है। और विबग्योर के बीच में क्या आता है? जी। जी माने अबे जीनियस, है ना, विबग्योर। तो बी आई बी जी वाई ओ आर। अब तुमसे पूछे कोई कि स्ट्रॉन्ग एसिड किधर होगा, तो स्ट्रॉन्ग एसिड इधर होगा, रेड। अब तुमसे पूछे कोई कि वाटर किधर होगा, तो न्यूट्रल। तुमसे पूछे स्ट्रॉन्ग बेस किधर होगा, स्ट्रॉन्ग बेस वायलेट। सिमिलरली अगर तुम्हें जाना है डाइल्यूट, अगर तुम्हें पूछे वीक बेस तो इधर, तुमसे पूछे वीक एसिड तो इधर, ठीक है। क्या करेंगे? स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड इधर, वीक बेस इधर, वीक एसिड, और बीच में ग्रीन न्यूट्रल। तो क्या याद रखना है, ये सीक्वेंस याद रखना है विबग्योर का, ठीक है ना। ये एग्जांपल भी दे सकते हो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, है ना, इस पे भी आएंगे, किस काम में आता है ये, एसिडिटी ठीक करने के, है ना। लेमन जूस एसिडिक, गैस्ट्रिक जूस HCl, है ना, एसिडिक, और ये न्यूट्रल। तो ये पूछ सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का कलर क्या आएगा पीएच पेपर पे, तो क्या याद रखना है, विबग्योर बेस से एसिड की तरफ। नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग एसिड्स वर्सेस वीक एसिड्स। हाँ, अब स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होता है, क्या याद रखना है हमें, कि हमने एसिड्स की डेफिनेशन पढ़ी है, कि एसिड्स की डेफिनेशन हमने पढ़ी है कि एसिड्स रिलीज H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा, जो ज्यादा H+ करे, तो मैं तो ज्यादा एसिड भी डाल दूंगा तो भी ज्यादा H+ रिलीज हो जाएंगे। तो एक्चुअल डेफिनेशन इज बेस्ड ऑन द ईज ऑफ रिलीज, कि कितनी आसानी से H+ आयन रिलीज हो रहे हैं, है ना, कितनी आसानी से H+ आयन रिलीज हो रहे हैं। जितनी आसानी से H+ आयन रिलीज होंगे उतना अच्छा एसिड, जितनी आसानी से OH- रिलीज होंगे उतना अच्छा बेस। अगर H+ आयन को रिलीज होने में मुश्किल हो रही है ना, तो वीक एसिड, और H+ आयन आसानी से रिलीज हो रहा है तो स्ट्रॉन्ग एसिड, और OH- को रिलीज करने में मुश्किल हो रही है तो वीक बेस। अब तो ओवरऑल इस समरी को याद कैसे रखना है, कि ये मान लो कि H+ आयन तुम्हारे पास एक भाला है, भाला समझते हो ना, स्पीयर। तो जितना आसानी से फेंक के मारता है उतना स्ट्रॉन्ग, समझ गए, जितना आसानी से वो भाला फेंक के मारे उतना स्ट्रॉन्ग। और भाला क्या है, यही एसिड के लिए H+, बेस के लिए OH-, जितना आसानी से फेंके उतना अच्छा एसिड, ठीक है। तो याद रखेंगे, है ना। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है नोट, डू नॉट कंफ्यूज स्ट्रेंथ विद कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का क्या मतलब है, कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना एसिड है, वो कंसंट्रेशन है ना। अब ये जरूरी थोड़ी है कि वो एसिड आसानी से ही रिलीज कर दे सब H+ को, कुछ मुश्किल से भी कर सकते हैं, है ना। तो कंसंट्रेशन का मतलब बस ये है कि कितना एसिड है, क्वांटिटी, कंसंट्रेशन इज क्वांटिटी। और वहीं पे जब हम पीएच की बात करते हैं, पीएच इज क्वालिटी, है ना, पीएच इज क्वालिटी। कंसंट्रेशन क्या है, क्वांटिटी, कितना एसिड है, और पीएच क्या है, क्वालिटी, कितना आसानी से रिलीज कर रहा है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अब इसमें ए बी सी डी क्या है ये बताना है, इसमें ए बी सी एंड डी क्या है ये बताना है। तो बी कहां पर है देखो, बी इज एट न्यूट्रल। तो अब इसको ऑब्जेक्टिव वाले आसानी से कैसे करते हो, जैसे तुम्हें पता है सर मुझे मैं ए और सी में कंफ्यूज हो गया, कहां पे एसिड है कहां पे बेस है ना। तो ये तो बताया 7 पे न्यूट्रल होगा, तो देख लो न्यूट्रल किसमें है ना, न्यूट्रल इसमें है और इसमें है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, फिर इधर देखो सर ए जो भी होना चाहिए वीक होना चाहिए, है ना, वीक एसिड वीक एसिड वीक एसिड। अब तीनों में वीक एसिड है तो इस तरफ मतलब क्या है, इस तरफ एसिड है, ठीक है, और इस तरफ बेस है। अब बेस में सी इधर है तो ये क्या होना चाहिए था, स्ट्रॉन्ग बेस, तो सी शुड बी स्ट्रॉन्ग बेस, ये गलत। ठीक है, एंड डी डी शुड बी स्ट्रॉन्ग एसिड, तो यहां पे स्ट्रॉन्ग एसिड। तो आंसर क्या हो गया हमारा, आंसर इज डी। आंसर क्या हो गया हमारा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वार्निंग साइन भाई, ये वार्निंग साइन किस पे होगा, है ना, जिसमें बोल रहा है कि the warning sign shown in the given figure must invariably be displayed pasted on the containers which contain hydroxide of, ठीक है, किसके हाइड्रोक्साइड पे होगा। तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड, सोडियम का हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम का। तो हमने ये देखा है कि जो जितना अच्छा रिएक्टिव मेटल होता है उसका बेस जो है वो उतना अच्छा होता है। ठीक है, जैसे ऊपर क्या है पोटेशियम के, तो KOH का बेस बहुत अच्छा होगा। फिर NaOH, NaOH का बेस बहुत अच्छा होगा। फिर ऐसे जैसे जैसे नीचे आते जाओगे के ना का मजाल, है ना, CaMg, तो इन सब में चारों में सबसे ऊपर कौन है, सोडियम। तो सोडियम का बेस सबसे अच्छा बेस होगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सबसे ज्यादा कोरोसिव भी वही होगा। ये कोरोसिव नेचर में से किसका हाइड्रोक्साइड शो करेगा, सोडियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन बॉडी बिगिंस वर्किंग, ये तो तुमने बायो में भी पढ़ा होगा कि ह्यूमन बॉडी सबसे अच्छा काम किस पीएच रेंज में करती है ना। तो ये पढ़ा होगा, ब्लड का पीएच पढ़ा होगा, ब्लड का पीएच कहता है स्लाइटली अल्कलाइन होता है, ये याद है ना। तो स्लाइटली अल्कलाइन वाला मार दो भाई, कौन सा है, 7 to 7.8 स्लाइटली अल्कलाइन। ठीक है, तो सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है concentrated nitric acid is diluted by adding water, concentrated nitric acid is diluted by adding water slowly to acid with constant stirring। इसने क्या किया, by adding water। ठीक है, इसने क्या किया, by adding water to acid। अब वाटर में एसिड मिलाओगे तो क्या होगा, सारा H प्लस अलग अलग। ठीक है, तो पहले वाला गधा है, ये पहले वाला गधा है, वाटर मिला रहा है एसिड में। दूसरा कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज इजीली सॉल्युबल इन वाटर, तो ठीक है डाइल्यूशन की बात कर रहा है, इजीली सॉल्युबल है, तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत है ना, तो असर्शन इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राइट द फार्मूला ऑफ द आयंस व्हिच एसिड्स एंड बेसिस जनरेट इन वाटर सॉल्यूशंस। तो एसिड कौन सा आयन रिलीज करता है, तो H प्लस भी लिख सकते हो और H3 प्लस भी लिख सकते हो, H3O प्लस भी लिख सकते हो, हाइड्रोनियम आयन भी लिख सकते हो, H प्लस आयन भी लिख सकते हो। बेसिस क्या रिलीज करते हैं सर, OH माइनस, है ना। अगर भूल जाओ तो किसी भी बेस को देख लो, NaOH, ये क्या रिलीज करेगा, OH। फिर पूछ रहा है ड्राई HCl गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर, व्हाई, बिकॉज सूखा सूखा बहुत सूखा, तो सूखा सूखा बहुत सूखा, मतलब कोई भी H प्लस रिलीज नहीं, कोई भी OH माइनस रिलीज नहीं ना। एक्वस सॉल्यूशन में होता है, जब एक्वस ही नहीं है तो कैसे रिलीज होगा। ठीक है, तो H प्लस H3O प्लस OH माइनस, तो ड्राई HCl डज नॉट डिसोसिएट इनटू हाइड्रोजन आयंस इन एब्सेंस ऑफ वाटर, पानी तो चाहिए। नेक्स्ट, है ना, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज है, मतलब पढ़ने में तो इसी में मजा आता है, तुम्हें पढ़ाई वाली मेन चीजों में क्या मजा आता है ना। तो इसमें भी थोड़ा बहुत देखते हैं। ये तुमने पढ़ लिया, बॉडी वाला क्वेश्चन के थ्रू देख लिया कि बॉडी का पीएच स्लाइटली अल्कलाइन होता है 7 to
7.8 ये तो हमने देख लिया। दूसरा एसिड रेन, है ना। एसिड रेन जैसे तुमने पढ़ा होगा कि ग्रीन हाउस गैसेस से एसिड रेन होती है ना, तो एक्चुअली में कैसे होती है, जब भी तुम ग्रीन हाउस गैस इमिशंस करते हो, ग्रीन हाउस गैसेस एक्चुअली होती है CO2 SO2। तो ये जब CO2 का तुम एमिशन करते हो तो ये रेन के साथ मिलता है और क्या बनाते हैं, H2CO3 एसिड, और ये जाके मिल जाता है ओशियंस पे, है ना। इससे क्या होता है, एसिडिफिकेशन ऑफ ओशियन, इससे होता है एसिडिफिकेशन ऑफ ओशियन, ठीक है, एसिडिफिकेशन ऑफ ओशियन। अब ओशियन धीरे धीरे एसिडिक होता जा रहा है ना, और हमें पता है कि जितनी भी लिविंग थिंग्स होती है एक किसी पीएच रेंज में ही अच्छा फंक्शन करती है। जैसे ह्यूमन बॉडी अच्छा फंक्शन करती है 7 to 7.8 में। अब इस रेंज से इनको जितना दूर लेके जाओगे उतना ह्यूमंस के लिए डेट्रीमेंटल होता जाएगा, तो उस ह्यूमन के लिए डेट्रीमेंटल होता जाएगा। जैसे मान लो तुम इसको 6.5 6.3 की तरफ ले गए तो भी इसके लिए खराब है, और इसको 7.8 से 8 8.1 तक लेके गए तो भी इसके लिए खराब है। इस रेंज में फंक्शन अच्छा करेंगे और इस रेंज में भी बीच में फंक्शन अच्छा करेंगे। अब सिमिलरली ऐसे ही मछलियां है भाई, मछलियों के लिए भी कोई पर्टिकुलर रेंज होगी, है ना, पीएच की। अब रेन विथ लेस देन 5.6 पीएच को क्या बोला हमने, एसिडिक रेन। अब इनका जब पीएच ओशियंस का एसिड की तरफ जाएगा तो मरीन लाइफ के लिए खतरा है ना। सिमिलरली और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहाँ यूज करते हैं, डाइजेशन, है ना। एक्चुअली में क्या होता है, हमारे पेट के अंदर रिलीज होता है HCl, ठीक है, किसके लिए, हमारे खाने को पचाने के लिए, ठीक है। तो जब हमारा खाना पच नहीं रहा होता है ना, जिससे इनडाइजेशन जिसे कहते हो, तो पेट क्या करता है, और ज्यादा एसिड प्रोड्यूस करता है ना। जब खाना पच नहीं रहा होता है तो पेट और एसिड प्रोड्यूस करता है, क्यों, कि खाना पच जाएगा, है ना। तो वो क्या करता है, उसको लगता है कि एसिड कम एसिड से नहीं हो रहा, ज्यादा एसिड रिलीज करो, ठीक है, खाना पचने के लिए। अब एक बार खाना पच जाएगा तो लेकिन एसिड तो रहेगी, है ना, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो ही सकती है। तो क्या करते हैं हम, इसलिए हम क्या लेते हैं, इनो, बेसिक इन नेचर, ठीक है। तो हम बेसिक चीजें लेते हैं, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH2, है ना। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन, है ना, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या ट्रीट करेगा, इंडाइजेशन। और ये डाइजेशन में क्या होता है, हमारे पास एक्सेस एसिड हो जाता है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, इस एसिड को काटता है, तो इसलिए ऐसी दवाई को क्या बोलते हैं, एंटासिड्स। एंट लग गया मतलब एसिड का दुश्मन, एंटासिड मतलब एसिड का दुश्मन, ठीक है। फिर ये भी काफी अच्छा एग्जांपल है ना। जैसे हम इनेमल, इनेमल क्या होता है, इनेमल हमारे टूथ का सबसे हार्डेस्ट कवरिंग है ना। हार्ड मतलब ये बॉडी की सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, हाँ, बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट इज इनेमल, है ना, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो दांतों की जो कवरिंग होती है इसको इनेमल बोलता है। इट इज मेड अप ऑफ केमिकल कंपाउंड नेम कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, है ना, ये दिख रहा होगा तुम्हें, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, ये, ठीक है। ये क्या बोलता है इसको, इनेमल, दिस इज इनेमल। अब ये इनेमल क्या रहता है, अब एसिड्स, जब भी तुम्हारा एसिड्स इकट्ठा होते रहेंगे दांतों में तो ये डिग्रेड होने लगेगा, है ना, ये डिग्रेड होने लगेगा, ठीक है। अब ये डिग्रेड होने लगेगा तो क्या होगा, एनेमल खराब होगा। तो इसलिए हमारे जो टूथपेस्ट होते हैं वो उनका नेचर कैसा होता है, बेसिक। टूथपेस्ट का नेचर कैसा होता है, बेसिक, ठीक है। तो टूथपेस्ट आर बेसिक इन नेचर, इसलिए। सिमिलरली ये जो एसिड बेस का कॉन्सेप्ट है, दिस इज आल्सो यूटिलाइज्ड बाय लिविंग बीइंग्स एज अ डिफेंस मैकेनिज्म, है ना। जैसे दो चीजें हैं, प्लांट्स में देखोगे तो नेटल प्लांट, है ना। अब ये नेटल प्लांट में ये छोटे छोटे इंजेक्शन मैकेनिज्म रहते हैं, जो इनको टच करेगा उनको ये इंजेक्शन लगाएंगे। इंजेक्शन में क्या भर के रखते हैं, मिथेनोइक एसिड, है ना। अब एक्चुअली होता क्या है, कोई भी जानवर या, है ना, कोई भी जानवर पेड़ पौधों को ना खाए, तो अपने डिफेंस के लिए इसने क्या किया, इसने अपने डिफेंस के लिए अपने अंदर मिथेनोइक एसिड बनाया, और जैसे ही कोई इसे खाएगा तो इस इंजेक्शन के थ्रू क्या जाएगा उसके अंदर, एसिड, और उसको जलन मचेगी, है ना। सिमिलरली जो बीज होती है, बीज का क्या होता है, बीज के लिए भी इनके अंदर होता है मिथेनोइक एसिड, ठीक है। अब मिथेनोइक एसिड, तो बीज स्टिंग्स नेटल लीव्स इंजेक्ट
मिथेनोइक एसिड, ठीक है, कॉजिंग बर्निंग पेन, ठीक है। अब रेमेडी के लिए क्या करोगे, अब एसिड है तुम्हारी बॉडी में, रेमेडी के लिए क्या करोगे, बेस डालोगे, है ना। तो दो बेस के एग्जांपल है, जैसे ये प्लांट होता है नेटल, इसी के पास में एक प्लांट होता है डॉग प्लांट, है ना, जिसकी पत्तियों में बेसिक सब्सटेंसेस होते हैं, तो वही लगाओ, है ना। तो एक्चुअली हुआ क्या है, ये नेटल प्लांट नेचर में था, तो इसके हार्म से बचने के लिए जो इसके आसपास प्लांट उगता था, वो उसने अपने आप के अंदर बेसिस प्रोड्यूस करना चालू किए। तो नेचर एक दूसरे को काउंटर कर रहा है। इसने क्या किया, अपने डिफेंस के लिए इसने एसिड का यूज किया, तो इस प्लांट से डिफेंस के लिए इसने क्या यूज किया, बेस, ठीक है। ऐसे एसिडिटी के लिए माइल्ड बेस बेकिंग सोडा लगा सकते हो, है ना, जिस जगह भी डंक मारे या फिर इस प्लांट से हार्म हो, उस जगह क्या लगाओ, माइल्ड बेस। हार्ड बेस नहीं लगाना है, हार्ड बेस लगाओगे तो क्या होगा, कोरोसिव नेचर, देखा था ना वार्निंग साइन। फिर ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इसमें लिखा हो, इसमें है कि किस नेचुरल सब्सटेंस के अंदर कौन सा एसिड होता है। फॉर एग्जांपल विनेगर देखोगे तो विनेगर इज मेड अप ऑफ एसिटिक एसिड, फोर्थ चैप्टर में भी आएगा। सिमिलरली सिट्रस फ्रूट्स की एग्जांपल बताइए, है ना। टर्मरिंड याद रखना है, ठीक है, टर्मरिंड याद रखना है, कैसे याद रखोगे, इसके अंदर कौन सा एसिड है, तमरिंद, है ना। ये मतलब हिस्ट्री में ये नाम कहां से आया, तमर इंद, है ना, इंडिया का तमर, ठीक है। और टार्टरी बोलते हैं ना अपने, टार्टरी खटास के लिए बोलते हैं, तो दैट इज एक्चुअली टार्टरिक एसिड। ऐसे ही टोमेटो ऑक्सैलिक एसिड, स्पिनच भी ऑक्सैलिक एसिड है, मिल्क या कर्ड लैक्टिक एसिड, और आंट स्टिंग मिथेनोइक एसिड, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूस ऑफ tamarind turns blue litmus to red, it is because of the presence of a chemical compound called, इनमें से कौन सा एसिड है, ठीक है। तो आंसर क्या, अभी हमने देखा टार्टरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़ो, पॉज करो और पढ़ो, काफी बड़ा क्वेश्चन है, डरना नहीं है, इजी होता है, ठीक है। solution P is a strong acid while solution Q is a strong base. On the pH scale, where would you place the solutions P and Q? Solution P is a strong acid while solution Q is a strong base. Where will you place P and Q? है ना। अब इसने क्या बोला है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड किसकी तरफ होगा, जीरो की तरफ, तो हमारा P है स्ट्रॉन्ग एसिड, तो यहाँ पे P आएगा, और Q है स्ट्रॉन्ग बेस, तो हमारा यहाँ पे U आएगा। तो स्केल बना के उसके ऊपर लिख के भी दिखा सकते हो। A solution has a pH of 7. Name a compound you would use to increase its pH. pH इंक्रीज करना है, मतलब 7 से 14 की तरफ जाना है, pH इंक्रीज करना है, 7 से 14 की तरफ जाना है, क्या डालोगे, बेस। तो इंक्रीजेस इट्स pH के लिए कोई भी बेस डाल सकते हो, तो NaOH डाल सकते हो, KOH डाल सकते हो, CaOH डाल सकते हो। डिक्रीज इन pH करना है तो हमें क्या डालना होगा, बेस, अरे सॉरी बेस नहीं, डिक्रीज इन pH करना है तो हमें डालना होगा एसिड, डिक्रीज इट्स pH करना है तो क्या डालना होगा, एसिड, एसिड कुछ भी डालो, HCl डालो, H2SO4 डालो, है ना। नेक्स्ट, व्हेन द pH ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिक्रीज फ्रॉम 4 to 2, व्हाट इफेक्ट डज इट प्रोड्यूस ऑन इट्स हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, है ना। pH 4 से 2 आ गया, मतलब ज्यादा एसिडिक हो गया, तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन और ज्यादा बढ़ जाएगी, ज्यादा एसिडिक हो गया, है ना। स्टेट द कलर चेंज शोन बाय पीएच पेपर, पीएच पेपर अब एसिड में कैसा कलर दिखाता है, विप्योर, तो बेस मतलब वी की तरफ और आर मतलब एसिड की तरफ, स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ। तो 4 से 2 हुआ, तो इसका मतलब 4 पे क्या था कलर, तो याद करो बीच में ग्रीन, VIBG, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, तो लगभग और येलो की तरफ होगा 4 पे,
तो येलो से 2 पे क्या हो जाएगा, रेड, येलो टू रेड, येलो टू रेड कलर, तो कलर येलो से रेड. A person is feeling pain, irritation in the stomach due to indigestion. What could be the pH of the fluid in the stomach? pH of क्या है, HCl, strong acid, 0 से 1-2 के आसपास. Write the common name of the medicines people use for the remedy. अभी देखा एसिड का दुश्मन antacids. फिर give the chemical name of milk of magnesia often used for this purpose. Milk of magnesia क्या होता है, MgOH2. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, MgOH2. ठीक है, ये पढ़ सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. इन ऑर्डर टू प्रिपेयर ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इन ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, द गैस प्रोड्यूस्ड पास थ्रू ए गार्ड ट्यूब ड्राइंग ट्यूब व्हिच कंटेन्स, है ना, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में जब HCl प्रोड्यूस करते हैं तो जो भी गैस HCl गैस रिलीज हो रही थी उसको पास कर रहे होते हैं हम कैल्शियम क्लोराइड से. क्यों, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है. तो इसका आंसर कैल्शियम क्लोराइड, ये आंसर. तो दैट वाज ऑल अबाउट एसिड्स एंड बेसिस, है ना. अब हमें पढ़ना है सॉल्ट्स के बारे में ना, कि एसिड्स एंड बेसिस को मिला के सॉल्ट्स बन रही है, तो हमें पता है. तो अब टाइप कितने तरह के सॉल्ट्स हैं, है ना. तो फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे सॉल्ट. सबसे सब कॉमन सॉल्ट हमने NaCl पढ़ा है, तो NaCl से कौन कौन से और कंपाउंड्स बनाए जा सकते हैं. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद फैमिली ऑफ सॉल्ट्स. तो ये हमें पता है कि हर सॉल्ट के अंदर एक कैटायन होगा और एक एनायन होगा, है ना. हर सॉल्ट में एक कैटायन होगा और एक एनायन होगा, है ना. तो ऐसे सॉल्ट्स जिनके कैटायंस सेम है वो उस कैटायन की फैमिली के हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं सोडियम फैमिली, तो सोडियम के जितने भी सॉल्ट्स हैं ना, सोडियम का अगर HCl के साथ सॉल्ट बनाओगे तो NaCl बनेगा. सोडियम का अगर सल्फेट के साथ सॉल्ट बनाओगे सल्फ्यूरिक एसिड से तो Na2SO4 बनेगा, है ना. अगर सोडियम का कार्बोनिक एसिड से सॉल्ट बनाओगे तो बनेगा Na2CO3. तो NaOH का किसी भी एसिड से सॉल्ट बनाओगे, है ना, तो एक सोडियम तो कॉमन आएगा ही आएगा सारे NaOH. तो उसको हम क्या बोलेंगे, सोडियम फैमिली. ऐसे ही हर एसिड में कोई ना कोई एनायन होगा. जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमने HCl ले लिया. अब हमने HCl लिया तो HCl के जितने भी सॉल्ट्स बनेंगे, है ना, कोई भी बेस ले लो, बेस चेंज करते रहो. एसिड अगर HCl है तो क्लोरीन आएगा ही आएगा एनायन में. तो वो सारे कौन से सॉल्ट हो गए, क्लोराइड सॉल्ट. तो उससे क्या बोलेंगे, क्लोरीन की फैमिली है. फॉर एग्जांपल HCl का रिएक्शन अगर तुमने किया NaOH से तो NaCl बनेगा. HCl का रिएक्शन तुमने किया KOH से तो KCl बनेगा. HCl का रिएक्शन हमने किया मान लो CaO कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से CaOH2 से तो CaCl2 बनेगा. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से करोगे HCl का रिएक्शन तो MgCl2 बनेगा. तो इन सब में तुम देख सकते हो सोडियम फैमिली में क्या कॉमन है, सब में सोडियम सोडियम सोडियम, ये सारे क्या हो गए सोडियम फैमिली. और क्लोरीन फैमिली में ये सारे क्लोरीन. ठीक है, तो एक तो फैमिली ऑफ सॉल्ट, जो भी कॉमन आयन या कैटायन है, कॉमन एनायन या कैटायन है, वो क्या हो गए सेम फैमिली के. ठीक है, सिमिलरली अब है पीएच ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट्स का पीएच. अब जब भी तुम्हें सॉल्ट बनाना है ना, जब भी हमें सॉल्ट बनाना है तो या तो एसिड जो भी होगा वो या तो वीक हो सकता है या फिर स्ट्रांग हो सकता है. बेस जो भी होगा वो या तो वीक हो सकता है या स्ट्रांग हो सकता है. तो अलग अलग परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस बन गए, दोनों स्ट्रांग ले लिए, एक वीक एक स्ट्रांग ले लिया, दोनों वीक ले लिए, इस तरह से कॉम्बिनेशन बन गए. तो हमें क्या ध्यान रखना है कि अगर स्ट्रांग एसिड और वीक बेस मिलाओगे
अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस मिलाओगे तो कौन स्ट्रॉन्ग है? एसिड। तो ये सॉल्ट बनेगा एसिडिक सॉल्ट। इस सॉल्ट का नेचर होगा एसिडिक। ऐसे ही अगर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलाओगे तो क्या बनेगा? अब कौन सा स्ट्रॉन्ग है? बेस स्ट्रॉन्ग है तो ये बेसिक सॉल्ट बनेगा। और अगर तुमने दोनों स्ट्रॉन्ग ले लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, तो क्या बनेगा? ये न्यूट्रल, दोनों बराबर है, न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है। और पूछोगे दोनों अगर वीक ले लिए तो वीक एसिड और वीक बेस ले लिया तो, है ना? तो फिर ये 11th में पढ़ते हैं, है ना? ये आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ोगे तो दोनों हो सकते हैं, तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा। या फिर आ गया तो बोल दे देना कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, है ना? या फिर इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन। तो क्या देखा? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा तो न्यूट्रल सॉल्ट पीएच होगा 7। एग्जांपल Na और Cl। जैसे Na किससे बना है? दिस इज NaOH प्लस HCl। HCl से आया होगा Cl माइनस और NaOH से आया होगा Na प्लस। सिमिलरली अगर एसिड स्ट्रॉन्ग ले और बेस वीक तो क्या बनेगा? एसिडिक सॉल्ट। जैसे NH4 ये कहां से आया होगा? NH4OH से आया होगा ये बेस। और Cl कहां से आया होगा? Cl हमारे पास आया है HCl से। तो NH4OH ये कैसा है? वीक बेस। और HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। सिमिलरली अगर स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया और एसिड वीक लिया, जैसे वीक एसिड हमने इधर क्या लिया है? H2CO3 लिया है। CO3 कहां से आया? H2CO3 से। और NaOH से क्या आएगा? Na, सोडियम। तो H2CO3 हो गया हमारा वीक एसिड और Na हो गया हमारा कहां से? स्ट्रॉन्ग बेस से। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, H2CO3 वीक एसिड, क्या बना? बेसिक सॉल्ट। तो बेसिक सॉल्ट का पीएच क्या होगा? 7 से ज्यादा। ठीक है। सिमिलरली रॉक सॉल्ट्स क्या होते हैं? रॉक सॉल्ट्स जब पुराने ओशियंस में क्या होता है? सॉल्ट्स होते हैं। ओशियंस जब सूख जाएंगे तो पानी तो इवेपोरेट हो जाएगा, क्या रह जाएगा वहां पे? सॉल्ट। और उसमें सॉल्ट में क्या होंगी? इंप्योरिटीज। उसी को हम क्या कहते हैं? रॉक सॉल्ट। ठीक है। रॉक सॉल्ट क्यों? क्योंकि वो सॉल्ट किस फॉर्म में मिलेंगे तुम्हें? लेयर्स ऑफ अर्थ के बीच में मिलेंगे, रॉक्स की फॉर्म में। ठीक है। तो ये क्लियर है दो कॉन्सेप्ट, फैमिली ऑफ सॉल्ट और टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। ठीक है। नेक्स्ट अब कुछ कुछ कंपाउंड्स जो हम NaCl से बना सकते हैं ना। NaCl इजीली अवेलेबल सॉल्ट है, बहुत कॉमन सॉल्ट है। तो क्या क्या कंपाउंड बना सकते हैं हम NaCl से? तो पहला हमारा एग्जांपल है NaOH, साथ में Cl2 का प्रोडक्शन और H2 का प्रोडक्शन। इस प्रोसेस का नाम याद रखेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। ये इतनी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है कि इसको अगर समझ में नहीं आती है तो रट के चले जाओ, है ना? वैसे मैं समझाने की जितनी जल्दी हो सके शॉर्ट स्पैन में समझाने की कोशिश करूंगा। बहुत आसान है, बस तुम्हें इलेक्ट्रोलाइसिस के कॉन्सेप्ट का आइडिया होना चाहिए, है ना? इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो क्या होता है। ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं? हमारे पास ये एक चेंबर है जिसके अंदर एक हमारे पास है एनोड और एक हमारे पास है कैथोड। इसमें हम क्या डाल रहे हैं? ब्राइन। ब्राइन क्या होता है? कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन। ब्राइन इज कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है। अब और इस प्रोसेस का नाम क्या है? क्लोर अल्कलाई प्रोसेस। क्लोर अल्कलाई प्रोसेस की क्लोर स्टैंड्स फॉर क्लोरीन, क्लोरीन निकल रहा है इसलिए। अल्कलाई स्टैंड्स फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH निकल रहा है इसलिए इसको हमने क्या बोला? क्लोर अल्कलाई प्रोसेस। अब हो क्या रहा है कि हमने यहाँ पे लगा रखा है एनोड, यहाँ पे लगा रखा है कैथोड। और जैसे ही इसको इलेक्ट्रिसिटी दोगे, है ना, जैसे ही कैथोड एनोड को इलेक्ट्रिसिटी दोगे, ठीक है, जैसे इसको इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो क्या होगा? कंडक्शन होगा, है ना? अब ये NaCl डाला था हमने। NaCl में कौन से दो आयंस है? Na प्लस और Cl माइनस। तो Na प्लस किस तरफ जाएगा? इस तरफ। Na प्लस किस तरफ जाएगा? इस तरफ। और Cl माइनस किस तरफ आएंगे? इस तरफ। ठीक है। ऐसे ही वाटर में दो आयंस है, H प्लस और OH माइनस। H प्लस किस तरफ जाएगा? इस तरफ। और OH माइनस किस तरफ जाएगा? इस तरफ। ठीक है। तो
होगा क्या, ये H प्लस कैथोड पे, तो एट कैथोड क्या होगा वो देखते हैं। कैथोड पे क्या हो रहा है, H प्लस यहाँ पे जाएगा, और वहीं पे एनोड पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लिखते हैं एट एनोड, ठीक है। अब एनोड पे क्या हो रहा है, Cl माइनस आएगा इस यहाँ पे, Cl माइनस, और एनोड का चार्ज क्या है, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव चार्ज होने के कारण क्या होगा, ये Cl माइनस अपना इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोड को दे देगा, क्या बन जाएगा, Cl एटम, क्लोरीन एटम, प्लस एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, है ना। तो ये भी याद रख सकते हो, एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, ये थोड़ा हायर क्लास का कॉन्सेप्ट है, हायर क्लास का क्या 11th क्लास में पढ़ी लोगे। एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन की एकदम मॉडर्न डेफिनेशन है डी इलेक्ट्रोनेशन, इलेक्ट्रॉन का निकलना, डी इलेक्ट्रोनेशन, ठीक है। और ऐसे दो Cl मिलके क्या बनाएंगे, एक Cl और एक और कोई Cl होगा, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, Cl2 गैस, ठीक है। अब ये यहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, हमने क्या देखा कि यहां से ये इलेक्ट्रॉन निकला है, ये कहां से जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से इधर से इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता हुआ कहां पहुंच गया, यहाँ पे कौन आ रहा है, H प्लस, तो कैथोड पे H प्लस आया और उसको इलेक्ट्रॉन मिल गया, ये जो क्लोरीन से छीना था, ये दोनों ने मिलके क्या बनाया, हाइड्रोजन। और ऐसे दो हाइड्रोजन मिलके क्या बनाएंगे, H2, ऐसे दो हाइड्रोजन मिलके क्या बनाएंगे, H2 गैस। तो क्या रिलीज होगा, H2, तो Cl2 इधर से रिलीज हो गया, H2 इधर से रिलीज हो गया, क्या बच गया, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये लिक्विड फॉर्म में हमें क्या मिला, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो सॉल्युबल पार्ट था, ठीक है, इसको बोला क्लोरल-अल्कली प्रोसेस, ठीक है। अब हमने इनपुट में क्या डाला, NaCl और वाटर, इससे क्या बनेगा, NaOH, Cl2 और H2, है ना। तो ये इक्वेशन फॉर्म में, तो बहुत ही सिंपल डायग्राम है ना। ये मेम्ब्रेन बनाना जरूरी नहीं है, हाँ मेम्ब्रेन बनाना जरूरी नहीं है, ये एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए बनाते हैं मेम्ब्रेन, हाँ, और ये मेम्ब्रेन बनाना जरूरी नहीं। और इंपॉर्टेंट क्या है क्लोरल-अल्कली प्रोसेस में, पक्का आएगा क्लोरल-अल्कली प्रोसेस, किसी ना किसी सेट में तो ये आना पक्का है ना। लिख के ले लो, ठीक है। क्लोरीन गैस के यूजेस, वाटर ट्रीटमेंट, ये सबको पता ही होगा, क्लोरीन डालते हैं स्विमिंग पूल्स वगैरह में, है ना, जम्स वगैरह बैक्टीरिया मारने के लिए। पीवीसी क्या होता है, पीवीसी इज पॉलीविनाइल क्लोराइड, है ना, पाइप्स वगैरह बनते हैं, टाइप ऑफ प्लास्टिक है पीवीसी, मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड। ऐसे हाइड्रोजन के यूजेस क्या है, ये तो पता ही हमें, बहुत अच्छा फ्यूल है, और NH3 बनाने के काम आता है, मतलब अमोनिया बनाने के काम आता है, ठीक है। सिमिलरली सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, सोप बनाने के काम आता है, सोप्स आर बेसिक इन नेचर, है ना, सोप बनाने के काम आता है, और पेपर मेकिंग इंडस्ट्री में काम आता है, पेपर मेकिंग इंडस्ट्री में काम आता है ना। Cl2 का एक और यूज है, ब्लीच बनाने के काम आता है ना, ब्लीच, ब्लीच वर्ड सुना होगा, हाँ लड़कियों को तो पता ही होगा ब्लीच क्या होता है? लड़कों से पूछना, किसी को नहीं पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज ब्लीचिंग पाउडर, अभी क्लोरीन बनाया, क्लोरीन से क्या बनाना है, ब्लीचिंग पाउडर। बस करना क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेना है, उसका रिएक्शन करना है क्लोरीन के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेना है, उसका रिएक्शन करना है क्लोरीन के साथ। ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेना है, इसका रिएक्शन करना है क्लोरीन के साथ, ये क्या बनेगा, CaOCl2, व्हाट इज दिस, इज ब्लीचिंग पाउडर, ये याद रखेंगे, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, दिस इज ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। अब ब्लीचिंग पाउडर का यूज क्या आता है, कहीं से भी तुम्हें कलर का रिमूवल करवाना हो, है ना, कहीं पे भी कलर्स रिमूव करवाने हो तो ब्लीच का यूज करते हैं ना, जैसे हेयर कलर करवाने जाते हो तो पहले ब्लीच लगाते हैं ताकि ओरिजिनल कलर हटे, और फिर उसके बाद कलर लगाते हैं जो भी लगाना है। ऐसे ही कहाँ पे यूज होता है, कॉटन एंड लिनन इंडस्ट्री, कि कॉटन को एकदम व्हाइट करने के लिए, है ना, एकदम व्हाइट दिखे, उसके लिए कॉटन लिनन इंडस्ट्री में
वुड पल्प का को वुड पल्प का कलर क्या होगा, थोड़ा सा ब्राउनिश सा कलर होगा, है ना, या फिर ग्रेइश सा कलर होगा, येलोइश सा। उसको हटाने के लिए पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है। ठीक है, ऐसे ही ड्रिंकिंग वाटर को जम फ्री करने के लिए ब्लीच वगैरह डालते हैं तो जम्स मर जाते हैं। और लास्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम होता है, ऑक्सीडाइज करने के लिए चीजों को। ठीक है, तो ये याद रखेंगे यूजेस। नेक्स्ट इज बेकिंग सोडा, है ना। अब कोई बहुत लोग बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा के एग्जांपल में कंफ्यूज होते हैं। एग्जांपल्स कह लो, बहुत लोग बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा इन दोनों के फॉर्मूलेज में कंफ्यूज होते हैं, है ना। तो याद क्या रखो, एक चीज याद रखो कि बस बेकिंग सोडा में हाइड्रोजन होता है। बेकिंग सोडा में हाइड्रोजन, ये याद रखना है, बेकिंग सोडा में हाइड्रोजन होता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है बेकिंग सोडा का, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। बनाते कैसे हैं, NaCl को हमें मिक्स करना है CO2 एंड H2O के साथ, और साथ में डालनी है अमोनिया गैस। ठीक है, तो क्या किया, ये दिस इज H2CO3 ओवरऑल, ये क्या है H2CO3, और दिस इज अमोनिया, है ना। तो दिस इज अमोनिया एक्चुअली होता है बेस, और ये हो गया हमारा एसिड। तो एसिड और बेस में लेके न्यूट्रलाइज करेंगे, सॉल्ट बनेगा, क्या बनेगा, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, है ना। ये NH3 बेस था, इसने H प्लस रिसीव किया H2CO3 से, क्या बच गया यहाँ पे HCO3। ठीक है, इसने H प्लस दिया इसे, यहाँ पे क्या बच गया HCO3 माइनस। ये किससे रिएक्ट कर रहा है, इससे, तो NH4Cl प्लस NaHCO3, ये बन गया हमारा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का यूज क्या है, बेकिंग सोडा का प्राइमरी यूज है किचन इंडस्ट्री में ना, जहाँ पे भी खाना वगैरह बनाने, पकोड़े में डलता है ना, जिस भी चीजों को थोड़ा क्रंचीनेस देना है अगर कुकिंग में, तो उसमें यूज होता है। अब होता क्या है, एक ऐसे बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनता है। बेकिंग पाउडर क्या होता है, बेकिंग पाउडर कंटेन्स ए माइल्ड एसिड, है ना। इसके NaHCO3 के साथ एक माइल्ड एसिड भी डाल देते हैं, और पाउडर फॉर्म में रहता है, कोई भी ड्राई रहता है मतलब, है ना। तो जैसे ही तुम उसमें पानी ऐड करोगे क्या होगा, दोनों में रिएक्शन होगा, है ना, CO2 गैस रिलीज होगी, है ना, CO2 गैस रिलीज होगी, और CO2 गैस रिलीज होगी, उससे क्या होगा, तो जब जिस भी तुमने मान लो कि आटे में बेकिंग पाउडर डाला हुआ है, तो वो धीरे धीरे CO2 एमिट करेगा, CO2 एमिट करेगा, अंदर बबल्स बनेंगे, है ना। तो जो ब्रेड जैसा टेक्सचर होता है, ब्रेड को देखा है फ्लफी वाला टेक्सचर, वो वाला टेक्सचर आएगा अंदर CO2 रिलीज होने से, है ना। तो यूजेस क्या है बेकिंग पाउडर के, बेकिंग सोडा बनाते हैं टार्टरिक एसिड में मिला के। ठीक है, फिर एंटासिड, बेकिंग सोडा का ये यूज हमने अभी देखा है, माइल्ड बेस है तो स्टमक एसिड को रिड्यूस करेगा। और सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर क्या है, कि सोडा के अंदर NaHCO3 के अंदर हमने कोई भी माइल्ड एसिड मिला लिया ना, माइल्ड स्ट्रॉन्ग फायर एक्सटिंग्विश करना है, क्या निकलेगा, CO2 निकलेगा, है ना। ये CO2 ये क्या करेगा, ये आग को फ्यूल नहीं करेगा, ऑक्सीजन से क्या होगी, आग और बढ़ेगी। CO2 क्या करेगा, जिस एरिया में तुम सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर डालोगे, उस जगह CO2 प्रोड्यूस हो जाएगी, है ना। CO2 आग को ज्यादा एक्सपेंड नहीं होने देगा। ठीक है, अब इसी बेकिंग सोडा से अगर वॉशिंग सोडा बनाना है, अगर इसी बेकिंग सोडा से वॉशिंग सोडा बनाना है, तो क्या करना है, बस इसे हीट करो। ये जो हमारा बेकिंग सोडा बना, इसे हमने हीट किया, है ना। हीट करोगे तो हमें मिल रहा है Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, इसे हीट करोगे तो हमें क्या मिल रहा है Na2CO3। यही Na2CO3 क्या है, दिस इज वॉशिंग सोडा, या फिर डिटर्जेंट से कहते हैं, डिटर्जेंट्स वगैरह में वॉशिंग सोडा। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट कंपाउंड क्या है, वॉशिंग सोडा। अब वॉशिंग सोडा कैसे बनेगा, Na2CO3 को वापस क्रिस्टलाइज करो, Na2CO3 को वापस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मिलाओ इसमें,
10H2O वाटर क्रिस्टलाइजेशन भी पढ़ेंगे। Na2CO3 में वाटर क्रिस्टलाइजेशन मिलाओ तो ये बना हमारा वॉशिंग सोडा। इस फॉर्मूले का मतलब क्या है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ Na2CO3 के साथ हैं 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। इसका मतलब है 1 मॉलिक्यूल ऑफ Na2CO3 के साथ है 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो सर ये बीच में डॉट को लगाया है, डॉट का मतलब क्या है एक्चुअली में कि जो भी हमारे मान लो Na2CO3 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, ठीक है, ये Na2CO3 के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इनके बीच में कुछ कुछ स्पेस है जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में वाटर के पार्टिकल्स ट्रैप्ड होंगे और किस रेशो में ट्रैप्ड होंगे, 1:10। हर एक पार्टिकल ऑफ Na2CO3 के साथ 10 पार्टिकल्स होंगे H2O के। हर एक पार्टिकल Na2CO3 के साथ 10 पार्टिकल होंगे वाटर के। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये क्या है, दिस इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब यूजेस क्या है वॉशिंग सोडा के, ये तो पता ही। अब वॉशिंग सोडा नाम में ही वॉशिंग है, तो क्या है ये, डिटर्जेंट बनाने के काम आता है, ठीक है। बाकी क्लीनिंग इंडस्ट्री में काम आता है, क्लीनिंग में जैसे बोरेक्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है ना, ग्लास एंड सोप इंडस्ट्री। नेक्स्ट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पढ़ा है अभी। अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के कुछ एग्जांपल्स तुम पुराने चैप्टर्स में पढ़ चुके हो, है ना। जैसे एक एग्जांपल है तो ये कॉपर सल्फेट का दिख ही रहा होगा, है ना, CuSO4.5H2O। ये इसका जैसा अगर नाम लिखते हैं तो क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, तो ठीक है, इसको कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट भी बोलते हैं, पेंटाहाइड्रेट, ठीक है। ऐसे ही एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट क्या हो गया, सिर्फ और सिर्फ CuSO4, है ना। इसका कलर होता है ब्लू और इसका कलर होता है व्हाइट, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली एक और होता है फेरस सल्फेट, FeSO4, हेप्टाहाइड्रेट, हेप्टा मतलब 7.7H2O, इसका कलर होता है ग्रीन, ठीक है, इसका कलर है ग्रीन। इसको अगर हीट करोगे तो क्या होगा, FeSO4 अलग हो जाएगा, ये क्या हो गया, ये हो गया एनहाइड्रस फेरस सल्फेट, जिसका कलर हो जाएगा व्हाइट, मतलब हीट करने पे कलर लूज कर देगा, प्लस 7H2O। इसको और हीट करोगे तो क्या होगा, इसको और हीट करोगे अगर तो क्या होगा, Fe हीट O2 के साथ, है ना, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, बर्निंग सल्फर स्मेल, ये भी पढ़ा है, ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। और कुछ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाला एग्जांपल्स है, जैसे वन ऑफ द एग्जांपल इज जिप्सम, ठीक है, वन ऑफ द एग्जांपल इज जिप्सम, जो होता है एक हार्ड सॉलिड, जिप्सम हार्ड सॉलिड होता है, इसके अंदर 1:2 है, 1 कैल्शियम सल्फेट और 2 वाटर। अगर इसको हीट करोगे तो हमें मिलता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जैसे अभी पीओपी जिसको कहते हो ना, पीओपी कहते हो दीवारों पे व्हाइट वॉशिंग या फिर व्हाइट फिनिश देने के लिए, जिसके ऊपर फिर स्टम्बर लगाते हो, है ना, तो दिस इज पीओपी। पीओपी वही वही सब्सटेंस है, तो उसको देखा होगा ना तुमने ऋतिक रोशन को धूम में, अरे जंजीज, धूम मूवी नहीं देखी, धूम 2, अरे धूम 2 देखो भाई, प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना, उसमें मूर्तियां वगैरह जो भी बनती है ना एक मिडिवल पीरियड में, जितनी भी मूर्तियां तुम्हें दिखेंगी स्पेसिफिकली कैथोलिक कल्चर्स में, है ना, तो तुम्हें क्या दिखेंगी, पीओपी से बनी हुई। ये होता क्या है एक्चुअली, कैल्शियम सल्फेट और हाफ H2O,
कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, हेमी मतलब आधा, हेमिस्फीयर बोलते हो ना, आधा स्फीयर, वैसी हेमी हाइड्रेट, ठीक है। अब हेमी हाइड्रेट का मतलब ये नहीं आधा पानी है, ठीक है, हेमी हाइड्रेट का मतलब आधा पानी नहीं है, बस रेशो 1:1/2, 1:1/2 का मतलब क्या है, 2:1, दो मॉलिक्यूल CaSO4 के साथ एक मॉलिक्यूल होगा H2O का, ठीक है। तो द फॉर्मूला हाफ H2O एग्जिस्ट बिकॉज 2 CaSO4 यूनिट्स शेयर 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है। हाँ ये पता है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, हाथ बार टूट जाता है तो बांध के रख सकते हो, वो क्या है एक्चुअली प्लास्टर ऑफ पेरिस ही है, पाउडर लेते हैं उसके अंदर पानी मिलाते हैं तो हार्ड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कैल्शियम सल्फेट में पानी मिलाओ, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट में वाटर मिलाओगे तो ये बन गया जिप्सम, ठीक है। ये बता ही दिए सारे, है ना, दो एक्स्ट्रा भी बता दिए। ये सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर समझ ही गए, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में, है ना, क्या बोलते हैं, सोडा में मिलाया तो CO2 गैस रिलीज हुई। क्वेश्चंस पर पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कॉमन फीचर ऑब्जर्व्ड इन क्रिस्टल्स ऑफ वाशिंग सोडा, कॉपर सल्फेट, जिप्सम, फेरस सल्फेट इज दैट ऑल एग्जिबिट बेसिक नेचर। ये क्या है, सारे एग्जांपल्स कहां हमने देखे, वाटर क्रिस्टलाइजेशन में, तो आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज प्रेजेंट इन, इनमें से किसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, तो सबसे पहले कह रहा है ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, CaOCl2, इसके अंदर तो नहीं होता सर, तो ये हटा दो, तो 1 नहीं है आंसर, तो ये गया और ये गया, अब बचा 2 3 ऑप्शन और 2 4 ऑप्शन, मतलब 2 तो पक्का है सर, 2 3 2 4 हो गया तो ये पक्का है सर, तो कंफ्यूजन हो तो भी ऐसे किया जाता है एलिमिनेशन से, है ना। तीसरा, अब अबे थर्ड या फोर्थ में से सोचना है सर, वाशिंग सोडा क्या होता है और बेकिंग सोडा क्या होता है, तो याद क्या रखना है, बेकिंग सोडा कौन सा है, हाइड्रोजन वाला, तो ये है NaHCO3, और वाशिंग सोडा क्या हो गया, Na2CO3.10H2O, तो इसके अंदर आ गया वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो आंसर क्या हो गया 2 और 3, 2 और 3 मतलब बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, you have 3 aqueous solutions ABC as given below, है ना, ये क्या है, ये these are actual screenshots है पेपर के, है ना, ये पेपर के स्क्रीनशॉट्स हैं, ये पेपर के स्क्रीनशॉट्स हैं, ये मार्किंग स्कीम के स्क्रीनशॉट है जो टीचर्स को मिलता है चेक करने के लिए, है ना, टीचर्स यही देख के चेक करते हैं कि आंसर क्या देना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यू हैव 3 aqueous solutions ABC, द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ पीएच का बताना है, इनमें से किसका पीएच कितना होगा ये सोचना है, तो क्या करना है, ये हमें कौन सी बात कर रहा है, टाइप्स ऑफ सॉल्ट में, फैमिली ऑफ सॉल्ट्स की बात कर रहा है, पीएच ऑफ सॉल्ट्स की बात कर रहा है, ठीक है। तो पोटेशियम नाइट्रेट, तो अगर पोटेशियम नाइट्रेट को देखोगे ध्यान से, पोटेशियम नाइट्रेट ये किससे बना होगा, ये बना होगा KOH से, के कहां से आएगा, KOH से, कैटायन कहां से आता है, बेस से, कैटायन आता है बेस से, और NO3 कहां से आएगा, HNO3 से, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है और ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो मतलब दिस इज न्यूट्रल, तो सर ये ऑप्शन में बीच में होना चाहिए, बीच में, इसमें नहीं है हटा दो, इसमें नहीं है हटा दो। फिर बोल रहा है अमोनियम क्लोराइड मतलब NH4Cl, इसमें NH4 कहां से आएगा, NH4 बेस से आएगा तो NH4OH, Cl कहां से आएगा, एसिड से, Cl वाला कौन सा एसिड होता है, HCl, दिस इज वीक बेस, दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड, तो क्या बनाएगा ये एसिडिक सॉल्ट, तो एसिडिक सॉल्ट है, इसका पीएच क्या होगा, कम, इसका पीएच कम होगा, ठीक है। फिर आता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कहां से आएगा NaOH से, और CO3 कहां से आएगा H2
CO3 से, ठीक है। NaOH क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। H2CO3 क्या है? वीक एसिड। ये क्या बनेगा? बेसिक सॉल्ट। तो सबसे ज्यादा पीएच किसका होगा? सी का, बेसिक है। इसका 14 की तरफ जाएगा, इसका कम होगा, इसका 1 की तरफ जाएगा, है ना। इसका 14 की तरफ जाएगा और इसका 0 की तरफ जाएगा। सबसे ज्यादा सी, सबसे ज्यादा सी मतलब आंसर हो गया डी, है ना। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, state the chemical property in each case on which the following uses of baking soda are based upon, ना। एंटासिड्स, ठीक है। एंटासिड्स का यूज बेकिंग सोडा क्या करता है? न्यूट्रलाइजेशन, पेट में एसिड, और इसने क्या किया? अपनी बेस की प्रॉपर्टी से न्यूट्रलाइज की। एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट इन मेकिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर में क्या होता है? बेकिंग पाउडर में किसका यूज बोला है इसने? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा NaHCO3। तो इसको किसी माइल्ड एसिड के साथ मिलाते हो तो क्या बनता है? सॉल्ट प्लस H2O प्लस CO2। ये जो CO2 निकलती है ना, उससे क्रंचीनेस आती है। तो क्या लिख सकते हो इधर? रिलीज ऑफ CO2। तीसरा, सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर, इसमें भी CO2, ठीक है। तो कॉपी चेक करने वालों को क्या बोला गया? बेकिंग सोडा इज यूज्ड एज एंटासिड because it is mild non corrosive basic salt, neutralizes excess acid। कीवर्ड अंडरलाइन करना है इसको आंसर लिखते वक्त। बेकिंग सोडा लिबरेट्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑन रिएक्शन विद माइल्ड एडिबल एसिड, है ना। CO2 अंडरलाइन करना है। इन फायर एक्सटिंग्विशर इट एक्ट्स एज बेस टू रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस टू एक्सटिंग्विश फायर, तो CO2, ठीक है। तो कीवर्ड जरूर लिखने हैं आंसर में, आंसर में कीवर्ड जरूर लिखना है। आंसर में कीवर्ड्स लिखोगे और कीवर्ड्स को अंडरलाइन करोगे तो अपना आप नंबर देगा। चेक करने वाला ऊपर से देगा, हाँ अंडरलाइन कर रखा है CO2 में, हाँ वही न्यूट्रलाइजेशन में अंडरलाइन कर रखा है, ये ले नंबर। नेक्स्ट, राइट केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाशिंग सोडा। सर ये तो आता है मुझे वाशिंग सोडा का फॉर्मूला। तो सर वाशिंग सोडा होता है Na2CO3.10H2O। हाउ इज इट ऑब्टेन्ड फ्रॉम बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा से बनाना सीखा था, पहले हीट करेंगे, है ना। हीट करेंगे तो Na2CO3 मिलेगा, उसके अंदर वाटर ऐड करेंगे तो Na2CO3.10H2O हो गया। लिस्ट टू यूजेस ऑफ वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा के टू यूजेस, है ना। डिटर्जेंट्स बनाने में काम आता है, सोप पेपर मेकिंग इंडस्ट्री में काम आता है, ठीक है। इनमें से और भी लिख सकते हो, बोरेक्स वाला लिख सकते हो। क्लीनिंग एजेंट, डोमेस्टिक पर्पस क्या है डिटर्जेंट का, पर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ये हम एक्चुअली में 4th चैप्टर में भी देखेंगे, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? कॉमन सॉल्ट इज एन इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर वेरियस केमिकल्स ऑफ डेली यूज। स्टेट इन ब्रीफ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने का मेथड पूछा है, तो पहला काम क्या? पहला काम है तुम्हारा अंडरलाइन करना। पहला काम है क्या क्या पूछा है वो जाना। कॉमन सॉल्ट इज एन इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर वेरियस केमिकल्स ऑफ डेली यूज। स्टेट इन ब्रीफ, ब्रीफ में बताना है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या बताना है? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ NaOH। तो क्लोरल प्रोसेस बताना है। सिंपल आसान शब्दों में एक्सप्लेन कर सकते हो कि इक्वेशन लिख दी, जहां पे इक्वेशन पॉसिबल है वहां पे लिखोगे, है ना। सीधी सीधी बात है, केमिस्ट्री का एग्जाम है, केमिकल रिएक्शन नहीं लिखोगे तो क्या फायदा, है ना। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाते हो? क्लोरल प्रोसेस से। तो या तो क्लोरल प्रोसेस लिख दो या फिर लिख दो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन। क्या बनाता है? Cl2H2 और NaOH। लिखा हुआ भी है राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शंस दैट अकर, है ना। इसमें नहीं भी लिखा हुआ हो तो भी लिखो, क्यों? क्योंकि चेक करने वाले को दिखता है कि हाँ भाई पढ़ा लिखा है।
नेक्स्ट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब ये बात कर रहा है NaHCO3 की, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको बनाना है। कैसे बनाओगे? NaOH प्लस H2O प्लस CO2 प्लस अमोनिया NH4Cl प्लस NaCO3। ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहा है डिजाइन एंड एक्सपेरिमेंटल सेटअप टू डिमोन्स्ट्रेट दैट अल्कोहल एंड ग्लूकोज कंटेन हाइड्रोजन but are not categorized as acids, also gives the reason to justify this fact। जैसे अब इसमें क्या बताओगे कि ये कह रहा है अल्कोहल और ग्लूकोज में हाइड्रोजन है लेकिन ये कंडक्ट नहीं करता। क्यों कंडक्ट नहीं करता उसका? तो अल्कोहल क्या है? फंक्शनल ग्रुप जिसमें लगा हो OH। हाइड्रोजन है? हाँ सर है। फिर इसने कहा ग्लूकोज, सर ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, दोनों में हाइड्रोजन है बट आर नॉट कैटेगराइज्ड एज एसिड्स। क्यों? अब एक्सपेरिमेंट क्या कर सकते हो, ये इन दोनों को डालो पानी में, पानी में डालोगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, इसका क्या मतलब है कि इसने H प्लस आयन रिलीज नहीं किया, H प्लस आयन रिलीज नहीं किया, इसका मतलब एसिड नहीं है। ठीक है, ये दे रखा है, पढ़ सकते हो, जो कॉपी चेकर को दिया गया, ये आंसर होना चाहिए, है ना। देखो एक चीज और गौर करने वाली है कि कॉपी चेकर को कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस भी मिलता है कि फालतू के नंबर नहीं काटना है। जैसे इसने बोला अवार्ड्स मार्क्स इफ एक्सप्लेन्ड इन वर्ड्स, अवार्ड्स मार्क्स इफ एक्सप्लेन्ड इन वर्ड्स, तो जो कॉपी चेक कर रहा है वो अपनी मर्जी का मालिक नहीं है, उसको भी इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं कि अगर तुमने डायग्राम नहीं बनाया तो भी अवार्ड मार्क्स इफ एक्सप्लेन्ड इन वर्ड्स, वर्ड्स में लिखा है तो भी मिल जाएंगे नंबर, है ना। तो टेंशन नहीं लेनी है कि डायग्राम छूट गया ना, टेंशन नहीं लेनी है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कॉमन सॉल्ट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड फॉर अवर डेली यूज। पढ़ो इसे, जल्दी जल्दी पढ़ना है, जल्दी जल्दी पढ़ते हो, पॉज करो, पढ़ो, अंडरलाइन करो। It is used as raw material for caustic soda, washing soda, baking soda. It also used in preservation of pickles. फालतू का ज्ञान। Name the acid and the base from which common salt can be obtained। ये कह रहा है कि NaCl अगर चाहिए तो कहाँ से बनेगा? तो इसके अंदर देख लो, कैटायन क्या है? Na प्लस, और एनायन क्या है? Cl माइनस। कैटायन कौन देगा? बेस। किस बेस से मिलेगा? NaOH से। Cl माइनस किससे मिलेगा? एसिड से। Cl वाला कौन सा एसिड होता है? HCl। हो गया भाई। स्टेट द नेचर एसिडिक बेसिक न्यूट्रल ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो ये बना है स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से, तो क्या बनेगा? ये न्यूट्रल सॉल्ट। pH 7। स्टेट द नेचर एसिडिक बेसिक, गिव द रीजन फॉर जस्टिफिकेशन। रीजन जस्टिफिकेशन मिल गया, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना है। व्हाट हैपेंस व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम। इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड से, कॉल्ड ब्राइन। नेम द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड। तो ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है? दिस इज क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। ठीक है, अब ये पूछ रहा है क्या, पहला क्वेश्चन इसने पूछा नेम प्रोडक्ट्स, दूसरा करस्पॉन्डिंग प्लेसेस। ठीक है, तो उसने नेम भी पूछा है क्लोर एल्कलाई प्रोसेस के प्रोडक्ट्स का और करस्पॉन्डिंग प्लेसेस की, किस जगह से ऑब्टेन होगा। ठीक है, तो इनमें से कुछ भी नहीं दोगे नंबर घट जाएगा। जैसे नेम, अगर तुम जाओगे नेम, नेम क्या क्या मिलेंगे हमें? NaOH मिलेगा। ये कहां से मिलेगा? इलेक्ट्रोलाइट से। जो भी इलेक्ट्रोलाइट आउट बचेगा बाहर की तरफ निकलेगा उससे। दूसरा Cl2। अब मान लो अगर तुम भूल जाओगे Cl2 सर कहां से था, एनोड से था, कैथोड से था, बैक ट्रैक। क्या करो? Cl किससे बना है हमें पता है सर, Cl बना है Cl माइनस से। माइनस चार्ज किसकी तरफ जाते हैं सर? माइनस चार्ज जाते हैं एनोड की तरफ। एनायन है, एनोड की तरफ जाएगा, तो Cl2 कहां से मिलेगा? एनोड से। ऐसे ही H2 कहां से मिलेगा? कैथोड से। सिंपल। ठीक है, फिर इसी के दूसरा ऑप्शन में कहते हैं हाउ इज वॉशिंग सोडा ऑब्टेन्ड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। अभी देखा हमने, है ना, Na2CO3 कैसे बनता है। तो सोडियम क्लोराइड से पहले बेकिंग सोडा बनाओगे, बेकिंग सोडा को हीट करोगे, पानी डालोगे, गिव केमिकल इक्वेशंस, हो जाएगा।
ओह खत्म। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें कर ली, सारी इंपॉर्टेंट चीजें कर ली। सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में अगर मैं तुम्हें बताऊं तो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये आखिरी के कंपाउंड्स, क्लोरोएल्कलाई प्रोसेस, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम सबके सेट में किसी न किसी क्वेश्चन में ये चीजें इंफॉर्मेशन पूछी होगी। सेकंड चैप्टर में ये चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोला मैंने, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, क्लोरोएल्कलाई प्रोसेस, ब्लीचिंग पाउडर, इन चारों में से किसी ना किसी चीज पे क्वेश्चन आएगा, और बड़ा क्वेश्चन आएगा तो पक्का क्लोरोएल्कलाई प्रोसेस होगा। बड़ा क्वेश्चन आएगा तो पक्का क्लोरोएल्कलाई प्रोसेस होगा, है ना। लिख के दूं, ये लो, लिख के ले लो।